Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss our very important topic of DA, which is डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है? इसके अंदर हम बहुत सारे डाटा एलिमेंट्स जो होते हैं हमारे पास, उनको एक ऐसा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं ताकि हम उसको इजीली एफिशिएंट वे में स्टोर कर सके, हमारे डाटा को कंप्यूटर के अंदर बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सके, ताकि जब हम उनको यूज करें तो वो ज़्यादा एफिशिएंटली हम उनको यूज कर सके। तो डाटा स्ट्रक्चर को हम कैसे उसके अंदर डाटा स्टोर कर सकते हैं ताकि वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो, वो कंप्यूटर स्टोरेज को भी ज़्यादा इफेक्ट ना करे। तो उस टाइप में हमारे पास दो टाइप्स आते हैं, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर। जो प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर होते हैं ना, उसके पास हमारे 4 टाइप्स होते हैं, इंटीजर्स, फ्लोट, करैक्टर एंड बुलियन। इंटीजर्स हमें पता है जो नंबर के फॉर्म में होते हैं, फ्लोट जो हमारे डिजिट फॉर्म में आता है जैसे 1.12 ऐसे डिजिट के फॉर्म में, करैक्टर जो ABCD जो हमारे करैक्टर्स होते हैं। और जो नॉन प्रिमिटिव होते हैं उसके अंदर भी दो हमारे पास कैटेगरी आ जाती है, विच इज लीनियर एंड नॉन लीनियर। लीनियर के हमारे पास आते हैं स्टैटिक, डायनेमिक, और स्टैटिक का एक सब पार्ट होता है एरे। एरे क्या होता है? जिसके अंदर हम बहुत सारी कलेक्शन होता है, जिसके अंदर हम बहुत सारे एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं। डायनेमिक के अंदर भी काफी सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, विच इज स्टैक, क्यू एंड लिंक्ड लिस्ट। नॉन लीनियर के अंदर हम पढ़ते हैं ट्री एंड ग्राफ। तो ये सब जो हमारे डाटा स्ट्रक्चर होते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इनको हम आगे हमारी आने वाली वीडियो में बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, बट इन दिस हम एल्गोरिदम पढ़ते हैं। अब इस पूरे वन शॉट वीडियो में हम ये देखते हैं कि कैसे हमारी एल्गोरिदम, ये डाटा स्ट्रक्चर कैसे एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। हम इस पूरे वन शॉट के अंदर हमारा सारा डाटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि कैसे हर एक एलिमेंट एक दूसरे से लिंक्ड होता है। तो अब हम देखेंगे हमारी एल्गोरिदम क्या है। इट इज अ सीक्वेंस ऑफ कंप्यूटेशनल स्टेप्स। एल्गोरिदम हमें पता है जिसके अंदर हमें बहुत सारे स्टेप्स दे रखे होते हैं और हमें इनपुट से आउटपुट को जनरेट करना होता है, तब हम एल्गोरिदम्स को यूज करते हैं। एल्गोरिदम एक बहुत सारे सिंपल स्टेप्स की एक स्टेप्स प्रोसीजर होता है जिससे हम कोई भी आउटपुट को जनरेट कर सकते हैं। अब एल्गोरिदम की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, जैसे वो इनपुट लेती है। इनपुट हमें पता है कोई भी डाटा जो हम इंसर्ट करते हैं ताकि हम उससे कोई भी आउटपुट जनरेट कर सके। ये अनएम्बिग्यूटी होती है, मतलब इसके अंदर नो रिपीटनेस होती है, मतलब ये रिपीट नहीं होगा, तो इसके अंदर अनएम्बिग्यूटी हो जाता है। इसके अंदर फाइनाइट होती है, मतलब एक बहुत सारे हमारे पास स्टेप्स नहीं होंगे किसी भी एल्गोरिदम के, एक फाइनाइटनेस होती है, उसके अंदर डिफाइटनेस होते हैं, मतलब इजी होते हैं, इफेक्टिव होते हैं, करेक्ट होते हैं हमेशा प्रोसीजर, और सिंपल होते हैं। किसी भी इंसान को एल्गोरिदम समझने में बहुत ज्यादा सिंपल स्टेप्स लगते हैं। इसके अंदर हमें ज्यादा कोई बहुत ज्यादा हैवी कोड लगाने की नीड नहीं पड़ती। तो डाटा स्ट्रक्चर के अंदर एल्गोरिदम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हमने हमारे डाटा स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारे उसके पार्ट्स पढ़े थे कि वो प्रिमिटिव होता है, नॉन प्रिमिटिव होते हैं। तो प्रिमिटिव में तो हमने हमारे फ्लोट, करैक्टर, बुलियन, इंटीजर्स ये सब पढ़े थे, बट हमारे नॉन करैक्टर के अंदर हमने सबसे पहले हमारा पढ़ा था स्टैक। स्टैक क्या होता है? ये एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हम इंसर्शन या डिलीशन कर सकते हैं, बट फ्रॉम वन एंड, एक एंड से हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। मान लो ये वाला कोई हमारे पास स्टैक है और हमारे पास बहुत सारे इसमें कंपोनेंट बने हुए हैं, तो इसके अंदर हम यहाँ यहीं से इंसर्ट कर सकते हैं और यहाँ से ही डिलीट कर सकते हैं। तो उस इंसर्ट और डिलीट के ऑपरेशन को हम स्टैक के अंदर बोलते हैं पुश और पॉप। पुश पॉप ऑपरेशन मतलब स्टैक में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और जो स्टैक होता है वो सिर्फ बेसिकली एक रूल पे काम करता है, विच इज लीफो प्रिंसिपल। लीफो प्रिंसिपल का मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब कि जो एलिमेंट सबसे लास्ट में इंसर्ट होगा वही सबसे पहले होगा, क्योंकि जो पहले नीचे चले गए अब वो उनको हम बाद में ही निकालेंगे सबसे लास्ट में। तो इसमें एग्जांपल आता है अ डेक ऑफ कार्ड्स, अ पाइल ऑफ बुक्स। हमने बहुत सारे बुक्स एक साथ लगा दिया है, मतलब एक दूसरे के ऊपर बहुत सारी बुक्स रख दी है, तो जो बुक सबसे पहले रखी हुई थी उसी को हम सबसे पहले उठाएंगे। तो ये इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। अब हमने पढ़ा था कि स्टैक के अंदर हम दो ऑपरेशंस बेसिकली यूज करते हैं, फर्स्ट इज पुश एंड सेकंड इज पॉप। पुश का मतलब क्या होता है? जब हमारे एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट हमें हमारे स्टैक के अंदर इंसर्ट करना होता है तब हम पुश ऑपरेशन को यूज करते हैं। अब पुश ऑपरेशन के अंदर एक लिमिटेशन यहाँ आ जाती है, अगर हमारा स्टैक है, मान लो ये अगर ये फुल हो जाता है, फुल होने की वजह से मान लो इसके अंदर ये फुल है, अब इसके अंदर हम कोई भी एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर पाएंगे, जिसका मतलब ये जो हमारा पूरा स्टैक है इसके अंदर कंडीशन आ जाती है ओवरफ्लो की। तो ओवरफ्लो कंडीशन की वजह से क्या होता है कि जब भी हम कोई न्यू एलिमेंट इंसर्ट करेंगे तो वो हमेशा टॉप ऑफ द स्टैक पे ही इंसर्ट होगा। इसका मतलब कोई भी एलिमेंट, मान लो हमारी पूरी स्टैक फुल हो गई, फुल होने की वजह से इसके अंदर हम कोई भी पुश ऑपरेशन इंसर्ट नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हमें एक ऑपरेशन यूज करना पड़ेगा, विच इज पॉप। पॉप का मतलब होता है जब हमें किस पूरे फुल स्टैक में से कोई भी एलिमेंट को डिलीट करना है। अब वो डिलीट एलिमेंट भी कैसे हो सकता है? सबसे पहले वाले से ही होगा। तो इसके अंदर एक लिमिटेशन आ सकती है, मान लो कि हमारा स्टैक एम्प्टी है,
एम्प्टी का मतलब क्या है कि अब हम उसमें से कुछ डिलीट नहीं कर पाएंगे, तो ये इसके अंदर एक कंडीशन आ जाती है कि वो अंडरफ्लो ना हो जाए। तो इसके अंदर हम हमारे स्टैक के एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या और किस किस क्राइटेरिया में हम हमारे स्टैक को यूज कर सकते हैं। तो स्टैक के एप्लीकेशंस के लिए हम इसको टेक्स्ट एडिटर में अंडोरीडो फंक्शन, अंडोरीडो मतलब कि हमने कुछ भी एडिट किया है हमारे किसी एडिटर ऐप के अंदर, तो हमें उसको अंडोरीडो करना है। मान लो हमने पहले कुछ इंसर्ट कुछ डिलीट कर दिया था, लेकिन हमें वो वापस चाहिए, तो हम उसको वापस अंडोरीडो करके ऑप्शन से उसको वापस ले आएंगे। स्ट्रिंग रिवर्सल, जो हमें स्ट्रिंग को रिवर्स करना होता है। सिंटेक्स पार्सिंग में, बैक ट्रैक करने में, फॉरवर्ड बैकवर्ड जो ब्राउजर में हमें आगे पीछे जाना है उसमें भी हम हमारे स्टैक को यूज कर सकते हैं। बहुत सारे एल्गोरिदम होते हैं जैसे टावर ऑफ हेनोई, ट्री ट्रेवर्सल मतलब कि हमारी BFS DFS में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। स्टैक स्पैन प्रॉब्लम्स, इन सब में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। वो हमारा सेकंड जो हमारा टाइप था हमारे नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में वो था हमारा इंसर्शन में क्यू। क्यू क्या होता है? जब हमें इंसर्शन डिलीशन हम दोनों एंड से कर सकते हैं, तब हमारे क्यू ऑपरेशन को हम यूज करते हैं। ऑन द अदर साइड जब हम स्टैक पढ़ते थे, स्टैक में इंसर्शन और डिलीशन सिर्फ वन एंड से हो सकता था, लेकिन क्यू के अंदर हम इंसर्शन और डिलीशन दोनों एंड से कर सकते हैं। जहां से हम इंसर्शन करते हैं उस एंड को हम बोलते हैं रेयर एंड, और जहां से हम डिलीशन करते हैं उस एंड को बोलते हैं फ्रंट। मतलब जहां से इंसर्शन होगी उसको हम बोलते हैं रियर, और जहां से डिलीशन होगी उसको बोलते हैं हम फ्रंट एंड। ठीक है, इसके अंदर जो क्यू के अंदर हम जो प्रिंसिपल यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, विच इज फीफो प्रिंसिपल। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या होता है कि जो एलिमेंट पहले आएगा वही सबसे पहले इंसर्ट भी होगा। मतलब मान लो हमने कोई भी इसके अंदर एलिमेंट डाल दिए, बहुत सारे एलिमेंट डाल दिए, मान लो हम एक बुक ही ले रहे हैं, बुक, या फिर हम कोई एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हम कोई लाइन में खड़े हुए हैं, तो लाइन में जो सबसे पहले इंसान गया है, जो लाइन वही सबसे पहले बाहर भी आएगा। मान लो कोई कार वॉशिंग कंपनी में हम गए हैं, हमारी कार जो सबसे पहले कार गई है अंदर वही सबसे पहले बाहर आएगी, तो हम क्यू के अंदर ये एग्जांपल को मेंशन कर सकते हैं। अब क्यू ऑपरेशन के अंदर हम दो ऑपरेशंस या फंक्शंस यूज करते हैं, विच आर एनक्यू एंड डीक्यू। एनक्यू ऑपरेशन का मतलब होता है जब हमें कोई भी एलिमेंट को ऐड करना होता है या इंसर्ट करना होता है, तब हम एनक्यू ऑपरेशन का यूज करते हैं। और डीक्यू ऑपरेशन कब हम यूज करते हैं? जब हमें कोई एलिमेंट को डिलीट करना होता है, तब हम डीक्यू ऑपरेशन का यूज करते हैं। अब सिमिलरली जैसे हमने पुश पॉप में पढ़ा था, एनक्यू के अंदर क्या होता है, अगर हमारा क्यू फुल हो जाए तब हम वो ओवरफ्लो कंडीशन को कर देगा। और डीक्यू के अंदर क्या हो जाता है, जब हमारा क्यू ही एम्प्टी हो, मतलब उसके अंदर से हम कुछ डिलीट ही नहीं कर पा रहे, तब हो सकता है हमारी अंडरफ्लो की कंडीशन आ जाए। तो ये तो हम इसके ऑपरेशंस के बारे में बात करते हैं कि कैसे क्यू के अंदर हम एनक्यू डीक्यू ऑपरेशन को इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। अब बात आती है कि क्यू के अब बहुत सारे टाइप्स भी हो सकते हैं, जैसे सिंपल क्यू, सर्कुलर क्यू, प्रायोरिटी क्यू एंड डी क्यू। सिंपल क्यू क्या होता है? जब हमें हमारा इंसर्शन और डिलीशन मतलब एलक्यू और डी क्यू ऑपरेशन इंसर्ट करना होता है सिर्फ एक से, परफॉर्म कर रहे हैं हम इंसर्शन और डिलीशन को सिर्फ एक ही एंड से, वो हमारा सिंपल क्यू के अंदर आ जाता है। बट सेकंड वाला टाइप क्या था? सर्कुलर क्यू। सर्कुलर क्यू में क्या होता है, जो हमारी जैसे हमारी बहुत सारी नोड्स थी, तो ये जो बहुत सारी नोड्स है ना, ये इस फॉर्म में कनेक्ट है कि वो एक सर्कुलर क्यू फॉर्म कर रही है, मतलब लास्ट वाली फर्स्ट पूरे सर्कल फॉर्म हो रहा है, तो ये हमारा आ जाता है सर्कुलर क्यू के अंदर। प्रायोरिटी क्यू क्या होती है? हम हमारे जो एलिमेंट्स हैं उनको इस बेसिस पे परफॉर्म या इस बेसिस पे मैनेज करते हैं कि जो इंसर्ट जो पहले आया था अराइवल, उसकी ही प्रायोरिटी के बेसिस पे उनका इंसर्शन और डिलीशन परफॉर्म होगा। फिर हमारा फोर्थ टाइप का क्यू आता है विच इज डी क्यू। डी क्यू क्या होता है? जब हम इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन क्यू के दोनों एंड से कर सकते हैं। मान लो हमारे पास ये कोई हमारा क्यू है, इसमें हम इंसर्शन डिलीशन यहाँ से भी कर सकते हैं और इंसर्शन डिलीशन यहाँ से भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम दोनों एंड से कर सकते हैं। बट सिंपल क्यू में क्या होता था, सिर्फ हम एक एंड से कर पाते थे। सर्कुलर क्यू में हमारे पास बहुत सारे क्यू होते थे, वो सर्कुलर शेप में होते थे, मतलब फर्स्ट वाला लास्ट से कनेक्ट होगा, फिर उसका लास्ट फिर किसी फर्स्ट से ऐसे। और प्रायोरिटी में क्या होता था, जब उसकी प्रायोरिटी के बेसिस पे इंसर्शन और डिलीशन इंसर्ट कर पाते थे। अब अगर हम उसकी एप्लीकेशंस की बात करें क्यू की, तो ये हैंडल करता है वेबसाइट ट्रैफिक, रूट्स एंड स्विचेस, इंटरप्ट को हैंडल करता है। इंटरप्ट मतलब कोई भी हमारा जो सीपीयू है, अगर उसमें कोई गलती आ जाती है, कुछ आ जाता है, तो सीपीयू हमारा इंटरप्ट हैंडल करता है। इंटरप्ट मतलब कोई भी मिस्टेक या हमारा कोई भी काम जो रुक गया है। फिर ये मेंटेन करता है प्लेलिस्ट इन मीडिया प्लेयर, कि मतलब जो सॉन्ग पहले आया हुआ है वही सबसे पहले प्ले होगा, तो ये इसके अंदर भी हम फीफो प्रिंसिपल को इंसर्ट कर सकते हैं। अब हमारा जो थर्ड टाइप का इंसर्शन था, तो लिंक लिस्ट के अंदर क्या था, इसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं बहुत सारी कनेक्टेड नोड्स के अंदर। अब लिंक लिस्ट के अंदर ना हम बेसिकली दो हमारे पास पार्ट होते हैं। एक जैसे हमारा कोई लिंक लिस्ट है, इसके अंदर जो हमारा पहला पार्ट होता है ना, इसको हम बोलते हैं डेटा पार्ट, और सेकंड वाले पार्ट को हम बोलते हैं एड्रेस पार्ट। एड्रेस पार्ट के अंदर क्या होता है, जो हमारी बहुत सारी लिंक लिस्ट कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से, नेक्स्ट वाले का जो एड्रेस होता है ना, वो प्रीवियस वाले नोड के अंदर जो इसका ये एड्रेस पार्ट है उसके अंदर स्टोर्ड होता है। तो इसके अंदर हम एड्रेस पार्ट और डाटा पार्ट के बारे में पढ़ते हैं।
लाइक दिस। इसका जो एड्रेस होगा वो इस वाले नोड के अंदर वो होता है, स्टोर होता है, ठीक है। अब इस लिंक लिस्ट के अंदर भी हमारे 3 टाइप के लिंक लिस्ट होते हैं। एक तो होता है सिंपली लिंक लिस्ट, एक डबली लिंक लिस्ट और एक सर्कुलर लिंक लिस्ट। सिंपली लिंक लिस्ट क्या होता है, हम जो हमारा लिंक लिस्ट है उसको एक बार वन कैन मूव और ट्रेवर्स द लिंक लिस्ट इन ओनली वन डायरेक्शन। सिर्फ उसको वन डायरेक्शन में ही मूव या ट्रेवर्स कर सकते हैं। डबली लिंक लिस्ट के अंदर क्या होता है, हम उसको दोनों डायरेक्शन में ट्रेवर्स कर सकते हैं। और सर्कुलर लिंक लिस्ट के अंदर क्या होता है, जो लास्ट कंटेनर होता है ना उसके अंदर फर्स्ट नोड का कंटेन होता है, मतलब फर्स्ट नोड कंटेन करता है उसके अंदर। अब हमारे लिंक लिस्ट के अंदर हम 3 ऑपरेशंस के बारे में पढ़ते हैं, और ये जो तीनों ऑपरेशन होते हैं ना उसको हम फ्रंट में भी कर सकते हैं, फ्रंट में भी कर सकते हैं, शुरू की नोड में भी कर सकते हैं, लास्ट की नोड में भी कर सकते हैं, या फिर किसी बीच की पोजीशन में भी कर सकते हैं। मतलब इस शुरू की फ्रंट में भी कर सकते हैं, हम इसके लास्ट में एंड में भी कर सकते हैं, और किसी बीच की मतलब कि एट एनी पॉइंट में इसको परफॉर्म कर सकते हैं। अब एनी परफॉर्मेंस के लिए और या फिर हम कौन से ऑपरेशन इसके अंदर यूज करते हैं, वहां पर 3 ऑपरेशन यूज करते हैं। इंसर्शन, जब हमें कोई भी ऐड करना होता है, डिलीशन, जब हमें कोई डिलीट करना होता है, या फिर हम सर्च, हमें कोई भी नोड है, कोई भी डाटा है उसको सर्च करना है, तब हम इन 3 ऑपरेशंस को हमारे लिंक लिस्ट के अंदर यूज कर सकते हैं। अब इसके अंदर काफी सारे एप्लीकेशन जो हम लिंक लिस्ट के अंदर पढ़ते हैं वो होती है, हमें कोई भी स्टैक या क्यू को इंप्लीमेंट करना होता है तब हम इसको यूज करते हैं। कोई भी हम नेटवर्क के अंदर हमें पाथ फाइंड आउट करना है तब हम इसको यूज कर सकते हैं। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के अंदर हम इसको यूज करते हैं। स्पार्स मैट्रिक जो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स होती है हमारी एल्गोरिदम एनालिसिस में, उसको भी हम इसमें यूज करते हैं। या फिर हमें पॉलिनोमियल मैनिपुलेशन मतलब प्लस माइनस ये सब जो भी ऑपरेशंस होते हैं उनको परफॉर्म करना है तब भी हम इसको यूज कर सकते हैं। अब हमने हमारे सारे लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया। अब अगर हम नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में बात करें तो उसके अंदर वहां पर 2 एलिमेंट्स आते थे, विच इज ट्री एंड ग्राफ। ट्री के अंदर क्या होता है, ये एक नॉन लीनियर डाटा हिरारिकल डाटा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर नोड्स और एजेस होते हैं। नोड्स और एजेस क्या होती है, जो ये हमारे नोड्स होते हैं ना इनको बहुत सारी नोड्स को कनेक्ट करते हैं हमारे एजेस। सबसे फर्स्ट वाली नोड को जो हम बोलते हैं उसको बोलते हैं रूट, और सबसे लास्ट वाली को चाइल्ड बोलते हैं। और जो बहुत सारे नोड सेम लेवल पे होते हैं वो एक दूसरे के सिबलिंग होते हैं। लास्ट वाली को लीफ नोड बोलते हैं, और जो रूट के बाद सबसे पहला आता है उसको हम बोलते हैं पेरेंट नोड। तो ये जो सारी नोड्स होती है ना वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। अब अगर हमें कोई भी रूट नोड का डेप्थ निकालना है, मतलब उसकी कोई डेप्थ निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट वाली नोड से लेकर लास्ट वाली नोड तक जाएंगे तो वो उसकी डेप्थ हो जाती है। अगर हम उसकी हाइट निकालनी है तो हम सबसे लॉन्गेस्ट पाथ देखते हैं कि क्या उसका लॉन्गेस्ट पाथ है। उसके बाद उसके डिग्री के लिए हम टोटल नंबर ऑफ सब ट्रीज काउंट करते हैं। डिग्री का मतलब होगा नंबर ऑफ सब ट्री। सब ट्री अब इसमें कितने हैं, 3, तो इसका जो डिग्री होगी वो 3 हो जाएगी। इसके अंदर जो हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो होते हैं क्रिएट, इंसर्ट, सर्च, प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल, पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल एंड प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल। तो ये सब हम इसके अंदर ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। और अब जो हमारा सेकंड टाइप का जो हमारा नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर आता है वो होता है ग्राफ। तो ग्राफ क्या होता है, ग्राफ हमारा नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर भी एजेस और वर्टिसेस होती हैं। जो वर्टिसेस होते हैं ना कई बार हम उसको वर्टिसेस को कई बार हम उसको नोड्स भी बोल सकते हैं, और जो हमारी लाइंस होती हैं या फिर जो हमारी आर्क्स होती हैं जो उन बहुत सारी नोड्स को कनेक्ट कर रही होती हैं उनको हम बोलते हैं ये एजेस। ठीक है, तो ये हमारी एजेस हो जाती है। अब जो ये बहुत सारी एजेस होते हैं इनको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वर्टिसेस एजेस को ग्राफ में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं GVE से। V रिप्रेजेंट वर्टेक्स, E रिप्रेजेंट एजेस। अब बहुत सारे ऑपरेशंस अगर हम हमारी ग्राफ में परफॉर्म करें तो वो होते हैं नोड्स एज इंसर्शन, जब हमें कोई भी इंसर्ट करनी है नोड या जब हमें डिलीट करनी है, सर्च करना है, ग्राफ ट्रेवर्सल करनी है। ग्राफ ट्रेवर्सल में मतलब 2 टाइप की होती है, BFS एंड DFS। BFS हमें पता है हमारी ब्रेथ फर्स्ट सर्च होती है। ब्रेथ फर्स्ट सर्च क्या होती है, जब हमें बहुत सारी नोड्स हमें गिवन होती हैं और उस नोड को हमें सब ट्री बाय सब ट्री एक्सेस करना होता है तब हम BFS को यूज करते हैं। DFS कहाँ आती है, DFS होती है जब हमें लेवल बाय लेवल क्या मतलब जब हम नीचे तक जाते हैं उसका बैक ट्रैक करके हम सबसे अपनी रीसेंट नोड पे जाके उसको एक्सेस कर लेते हैं तो वो हमारी डेप्थ फर्स्ट सर्च में आ जाता है। तो ये तो सारा हमारा था डाटा स्ट्रक्चर के बारे में। इसके बाद हम पढ़ेंगे कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं हमारे एल्गोरिथम एनालिसिस को। हमारे एल्गोरिथम एनालिसिस कैसे काम करती है, उसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटीज क्या होती है, स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज क्या होती है, उसके बारे में हम देखते हैं। अगर हम एल्गोरिथम के बारे में बात करें तो एल्गोरिथम क्या होते हैं, हमने पहले पढ़ा कि कुछ कंप्यूटेशनल स्टेप्स होते हैं जो हमारे इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। ये क्या करता है, ये हमारा कोई प्रॉब्लम है इसके बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग, बेसिक जो आइडिया होना चाहिए उसको अंडरस्टैंड करता है, एक ऐसी अप्रोच फाइंड करता है, इजी अप्रोच फाइंड करता है जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्पफुल हो सके, एफिशिएंसी इंप्रूव कर सके और हम उस पूरी प्रॉब्लम की कॉम्प्लेक्सिटी को इजी एनालिसिस उसकी कर सके। एल्गोरिथम में कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, एक ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी होती है कि कितना हमें कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कितना स्पेस और टाइम लग रहा है उस इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए। अब इस एल्गोरिथम एनालिसिस में हम 2 टाइप की कॉम्प्लेक्सिटीज बेसिकली पढ़ते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, उस
पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करने में कितना टाइम लग रहा है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो कितना साइज ले रहा है, कितना मेमोरी ले रहा है, और वो क्या होता है सारा हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में आता है। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, रिप्रेजेंट करती है द अमाउंट ऑफ मेमोरी स्पेस रिक्वायर्ड बाय द एल्गोरिथम इन इट्स लाइफ टाइम। उस पूरे लाइफ साइकिल में इसको कितना टाइम लग रहा है। और स्पेस जो होता है उसके अंदर हम दो पार्ट होते हैं हमारे पास, एक फिक्स पार्ट, एक वेरिएबल पार्ट। जो फिक्स पार्ट होता है ना, इसके अंदर हम ऐसे मेमोरीज को स्टोर करते हैं जो इंडिपेंडेंट होता है हमारी प्रॉब्लम की साइज पे, मतलब ये हमारा प्रॉब्लम साइज जितना हम यूज को इंडिपेंडेंट रहेगा ये। लेकिन जो हमारा वेरिएबल पार्ट होता है ना, वो हमारी जो साइज ऑफ द प्रॉब्लम है उस पर डिपेंड करता है, मतलब ये डिपेंडेंट होता है पार्ट और ये इंडिपेंडेंट पार्ट होता है। तो इसके अंदर हम बोल सकते हैं जो हमारा साइज ऑफ द प्रॉब्लम है उसके अंदर दो पार्ट हो जाएंगे, एक फिक्स पार्ट और एक वेरिएबल पार्ट। तो इस तरह से तो हम हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम हमारे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो उसके अंदर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हम रिप्रेजेंट करते हैं अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड बाय एल्गोरिथम टू रन टू कंप्लीशन, कि उसको कितना टाइम लग रहा है। अब जो टाइम रिक्वायरमेंट होते हैं ना उसको हम डिफाइन कर सकते हैं बाय टीएन फंक्शन से, जिसके अंदर टीएन जो मेजर करता है अमाउंट ऑफ स्टेप्स, क्योंकि जितने ज्यादा स्टेप्स होंगे उतना ज्यादा उसको बेसिकली टाइम लगेगा, उतना ज्यादा वो शायद स्पेस ले, तो हो सकता है कि वो ज्यादा रिलेटिवली एक्सेसिबल ना हो। तो जो मेमोरी होती है उसको हम मोर फ्लेक्सिबल बोलते हैं एज कम्पेयर टू टाइम, क्योंकि जो मेमोरी होती है उसको हम सिंपली इंक्रीज भी कर सकते हैं हमारी मेमोरी कार्ड को सिंपली इंसर्ट करके। तो मेमोरी कार्ड जो मेमोरी होता है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है, वो ज्यादा हमारी बेनिफिशियल हो जाती है इसकी सारे बेसिस पे। अब अगर हम कॉम्प्लेक्सिटीज की बात करें तो हमें पता है कि इसके अंदर तीन टाइप की आ सकती है, बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एक हम पढ़ते हैं एवरेज केस। तो इन सब के बारे में अगर हम डिटेल में पढ़े तो वो सब हमारा आ जाता है हमारी एल्गोरिदम एनालिसिस पे। एल्गोरिदम एनालिसिस क्या होता है, ये हमें थ्योरेटिकल एस्टिमेशन प्रोवाइड करता है कि कैसे हम बहुत सारी एल्गोरिदम्स को एक स्पेसिफिक कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम यूज करके उसको कैसे एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तीन टाइप के एनालिसिस हम पढ़ते हैं इसके अंदर, बेस्ट केस, एवरेज केस एंड वर्स्ट केस। बेस्ट केस हमारा क्या होगा, जब हमें कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, मतलब इनपुट से आउटपुट की तरफ जाना है, तो उसमें हमें मिनिमम टाइम लगे, तब हम उसको बेस्ट केस कंसीडर कर रहे हैं कि हमारी कोई प्रॉब्लम को फटाफट जल्दी जल्दी सॉल्व कर दे, हमें उसमें टाइम कम लग रहा है। एवरेज का टाइम क्या होता है कि उसको एवरेज टाइम लग रहा है, और वर्स्ट क्या होता है उसको बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है उस किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, तो वो जो कैटेगरी हो जाती है वो वर्स्ट केस में आ जाती है। अब एल्गोरिथम एनालिसिस में रनिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज काफी सारी आ सकती है, जैसे कांस्टेंट कॉम्प्लेक्सिटी जिसके अंदर 0 1 आता है, लॉगरिथमिक कॉम्प्लेक्सिटी, लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी, लीनियर अर्थमेटिक, क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्सिटी, फिर आता है क्यूबिक कॉम्प्लेक्सिटी, एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये सारी कॉम्प्लेक्सिटीज हमारी एल्गोरिथम में आती है, एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम में। अब हम असिम्प्टोटिक नोटेशन की बात करें तो असिम्प्टोटिक नोटेशन क्या होता है, ये एक वे होता है कि कैसे हम फंक्शंस को कंपेयर कर सकते हैं ताकि जब हम उनके जो कांस्टेंट फैक्टर्स है ना उनको इग्नोर कर सकें, मतलब हम स्मॉल स्मॉल चीजों को ना इग्नोर कर दें, इसके अंदर इतनी वैल्यू ऐड ना करें, और हमारी वे ऑफ ये हम कंपेयर कर सकते हैं बहुत सारे फंक्शंस को। ये क्या करते हैं, ये नोटेशन रिप्रेजेंट करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किसी भी फंक्शन के लिए इन द टर्म्स ऑफ जीएन। मतलब अगर हम कोई भी हमारा फंक्शन है उसको हमें कोई भी इसको रिप्रेजेंट करना है तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इन द फॉर्म ऑफ जीएन। और ये डिस्क्राइब कर सकता है कि कैसे हमारी फंक्शन है उसकी एक लिमिट डिसाइड कर देते हैं कि इस लिमिट के अंदर ही हमारा जो फंक्शन है वो काम करेगा। इस एल्गोरिथम नोटेशन के अंदर हमारे पास काफी सारे तीन टाइप के आ जाते हैं, एक बिग ओ नोटेशन, एक बिग ओमेगा नोटेशन, एक बिग थीटा नोटेशन। हमारा बिग ओ नोटेशन, बिग ओमेगा और बिग थीटा, और जो हमारे लिटिल और ओमेगा नोटेशन होता है ना, ये भी सारी हमारे अपर थ्री केसेस के ही अंदर आ जाती हैं। बिग ओ नोटेशन क्या होता है, ये डिस्क्राइब करता है अपर बाउंड ऑफ रनिंग टाइम ऑफ द एल्गोरिथम। जो हमारे जो एल्गोरिथम है उसकी जो अपर बाउंड है ना, इसको वो डिस्क्राइब करता है। जैसे ये ग्राफ हमें दे रखा है, इसकी जो अपर बाउंड होती है ना लिमिट, उसको ये डिस्क्राइब करता है। तो हमारा जो बेसिकली फंक्शन है वो फंक्शन कैसे हम इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो हमारा फंक्शन की वैल्यू होगी ना वो हमेशा लेस देन या फिर इक्वल टू होगी सीजीएन से। इसके अंदर जो फंक्शन है, मतलब हमारे फंक्शन को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ जीएन विद कांस्टेंट, और ये जो फंक्शन होता है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब नेगेटिव में नहीं आ सकता। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम ये क्या डिस्क्राइब करते हैं, वर्स्ट टाइम रनिंग, वर्स्ट केस रनिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताता है। जैसे कोई एग्जांपल ले ले, अगर हम जैसे एग्जांपल अगर हम ले लें कोई, जो हमारे पर मान लो हमारे कोई फंक्शन दे रखा है fn इज 2n+3, और हमें पता है हमारे बिग ओ नोटेशन के अंदर हमारे पे जो फंक्शन होता है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू cgn होता है। तो हम फंक्शन की जगह, इस फंक्शन की जगह 2n+3 लिख सकते हैं विच इज लेस देन इक्वल टू cgn। तो अब हमें हमारी कांस्टेंट या n की वैल्यू इस तरह लेनी है कि जो हमारी जो फंक्शन है वो हमेशा लेस देन या इक्वल टू 2n+3 ही रहे। तो अब हमारे पास यहाँ पे दो फंक्शंस हैं, मान लो हम यहाँ पे c की जो वैल्यू है उसको 3 ले लेते हैं, तो हमारे पास जो फंक्शन क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा 2n+3 इज लेस देन इक्वल टू 3n बन जाएगा।
अब इस 3n की जगह अब हमें ना बहुत सारी ऐसी वैल्यूज लेनी है, n की ऐसी वैल्यूज लेनी है जो हमारा फंक्शन इसको सेटिस्फाई करे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सबसे पहले n की वैल्यू 1 ले लें, अगर n की वैल्यू 1 लेंगे हम 2 के अंदर 1 पुट करें प्लस 3 इज लेस देन इक्वल टू 3 1, तो वापस क्या बन जाएगा 5 इज लेस देन इक्वल टू 3 विच इज रॉन्ग। तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा हमारी सिचुएशन को, तो ये नहीं हो सकता। अगर हम n की वैल्यू 2 ले लें, n की वैल्यू 2 का मतलब 2 ले लिया प्लस 3 इज लेस देन इक्वल टू 3 की पावर 3 इज टू 2 विच इज 2 to 4 प्लस 7 क्या हो जाएगा हमारे पास 8 इज लेस देन इक्वल टू 4 to 6। ये भी रॉन्ग है तो ये भी नहीं ले सकते। मान लो अब हम नेक्स्ट ले लें n की वैल्यू 3, n की वैल्यू 3 अगर हम ले लें तो 2 into 3 प्लस 3 इज लेस देन इक्वल टू 3 into 3, 3 2 6 प्लस 9 इज लेस देन इक्वल टू 9। ये हमारा करेक्ट है, मतलब हमारी राइट सिचुएशन हो गई। तो इसका मतलब जो हमारी कंडीशन है फॉर n अगर 3 है और हमारी c की वैल्यू अगर 3 है तो हमारा जो ये केस है वो सेटिस्फाइड हो जाएगा। किसके लिए हो जाएगा? फॉर बिग O नोटेशन के लिए हो जाएगा। तो ये तो कंडीशन हमारी सारी हो जाएगी हमारी वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर कि हाँ इसके अंदर हम ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम आगे हमारे बिग थीटा बिग ओमेगा नोटेशन के बारे में बात करें तो हम आगे देखेंगे कैसे वो एग्जाम्पल सेटिस्फाइड करते हैं। अगर अब हम बिग ओमेगा की बात करें तो बिग ओमेगा क्या डिस्क्राइब करता है? हमारे लोअर बाउंड ऑफ रनिंग टाइम। वो क्या बताता था? वो अपर बाउंड बताता था, लेकिन ये क्या बताता है? हमारा लोअर बाउंड ऑफ रनिंग टाइम बताता है। इसको डिनोट करते हैं हम ओमेगा जी एन से। अब इसके अंदर जो फंक्शन होते हैं ना वो फंक्शन डिस्क्राइब करता है कि हमारा उसके अंदर क्या था, जो हमारी फंक्शन की वैल्यू थी वो कम होती थी सी जी एन से, बट इसके अंदर क्या होता है फंक्शन की वैल्यू ज्यादा होती है हमारी सी जी एन से। तो इसके अंदर भी हम सेम टू सेम वही ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं, बट इसके अंदर फंक्शन की वैल्यू हमारी सी जी एन से ज्यादा होगी। तो इसके अंदर भी हम सेम टू सेम अगर वही एग्जांपल लेके बात करें, फॉर एग्जांपल अगर हम इसके अंदर भी एग्जांपल ले लेके हमारी जो फंक्शन की वैल्यू है वो 2n प्लस 3 है और इसके अंदर हमें पता है जो हमारा फंक्शन होता है वो ज्यादा होता है cgn से। इसके अंदर अगर हम c की वैल्यू 1 ले तो हमारे पास c की वैल्यू अगर हम 1 ले रहे हैं तो 2n प्लस 3 इज ग्रेटर इन इक्वल टू c, ऐसे हो जाएगा। अब हमें इसके अंदर क्या करना है? हमें n की वैल्यू पुट करनी है। तो n की वैल्यू अगर हम पुट कर रहे हैं n से भी आएगा, तो n की वैल्यू अगर हम पुट कर रहे हैं 1 तो 2 के इज टू 1 प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू c इंटू 1 हो जाएगा यहाँ पे। इसका मतलब 2 बटा 5 तो 5 ग्रेटर देन 1। तो इसका मतलब जो n की वैल्यू 1 और c की वैल्यू जो 1 होगी तो ये हमारा सेटिस्फाई करेगा हमारे लोअर बाउंड को। ये सेटिस्फाई करेगा हमारे लोअर बाउंड को। लोअर बाउंड का मतलब ये हमारे सेटिस्फाई करेगा हमारी बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटीज को भी। तो ये सारा हमारा जाता है हमारा बिग ओमेगा नोटेशन के अंदर। तो इसका ग्राफ हमने एग्जांपल से स्टडी कर लिया कि कैसे बिग ओमेगा नोटेशन के बारे में बात करते हैं कि हमारी n की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 1 है, तो ये पूरी कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है। अब अगर हम बात करें हमारे बिग थीटा नोटेशन के बारे में जो हमारा बेसिकली डिस्क्राइब करता है एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटीज को। अब इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे फंक्शन है cgn, तो इसका जो एवरेज होगा ना वो हमारा फंक्शन डिस्क्राइब करेगा। तो ये क्या बताता है? हमारे एवरेज बाउंड कॉम्प्लेक्सिटी को बताता है। इसके अंदर हम सेम टू सेम वही फंक्शन लेते हैं 2n प्लस 3, ठीक है। जैसे इसके अंदर हम एक एग्जाम्पल की बात करें तो हमें पता है हम फंक्शन जैसे पहले ले रहे थे उसके अंदर हम फंक्शन 2n प्लस 3 लेते हैं, लेकिन जिसके अंदर फंक्शन डिस्क्राइब होता है उसके अंदर क्या होता है? हमारे पास बहुत सारे c1 gn c2 gn होते हैं। c1 और इनके बीच में जो लाई करता है वो हमारा फंक्शन लाई करता है। तो इसका मतलब जो हमारा फंक्शन है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए c1 gn से और लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए c2 gn से, ठीक है। तो हमारे ये फंक्शन की तो वैल्यू होनी चाहिए। अब हमें पता है हमारा जो फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 2n प्लस 3। इसका मतलब 2n प्लस से ज्यादा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए c1 gn से और लेस देन इक्वल टू होना चाहिए c2 gn से। अब हमें हमारे c1 c2 और फंक्शन n की वैल्यू ऐसे लेनी है कि इस पूरी कंडीशन को वो सेटिस्फाई करे। तो हम वही n की काफी सारी वैल्यूज को लेके पुट करते रहेंगे, 1 लिया 2 लिया 3 लिया, तो 3 ऐसी वैल्यू होगी n की जहां पे ये पूरी जो कंडीशन थी इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा होगा। और हमारे c1 c2 की वैल्यूज क्या हो जाएंगी 2 और 3 और n नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। तो ऐसे तो हम हमारी बिग थीटा नोटेशन जो हमारे एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी को डिस्क्राइब करती है वो स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें हमारे लिटिल ओ नोटेशन के बारे में तो लिटिल ओ नोटेशन भी हमारा अपर बाउंड बताता है, जो हमारा जो थीटा वाला जो हमारा बता रहा होता था कि क्या था होता क्योंकि जो फंक्शन है वो हमेशा तब इसमें अंदर क्या होता था कि फंक्शन हमारा इक्वल नहीं होना चाहिए, लेस होना चाहिए। ओमेगा के अंदर क्या होता है जो हमारा cgn होता है वो लेस होना चाहिए फंक्शन से जो हमारा थीटा वाला बता रहा था। तो ये सब हमारा जाता है कॉम्प्लेक्सिटीज के अंदर। अब अगर हम हमारी प्रायोरिटी क्यू में बात करें, क्योंकि डाटा स्ट्रक्चर में प्रायोरिटी की भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब हमारे पास बहुत ज्यादा एलिमेंट्स आ जाते हैं तो अब उनको कैसे इंसर्ट करना है, किस प्रायोरिटी के बेसिस पर उनको इंसर्ट करके डिलीट करना है, एमक्यू डीक्यू करना है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर होता है कि हर एक एलिमेंट की अपनी प्रायोरिटी होती है। जिसकी ज्यादा प्रायोरिटी होगी
उसको हम पहले देखेंगे, उसको पहले सर्व करेंगे, और जिसकी लोअर प्रायोरिटी है उसके बाद उसको सर्व करेंगे। तो हायर प्रायोरिटी पहले आएगा या पहले उसको रिमूव किया जाएगा। तो मतलब ये काम करता है हमारे फीफो प्रिंसिपल पे। फीफो प्रिंसिपल मतलब क्या होता है, हमारा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब जिसकी ज्यादा प्रायोरिटी होगी उसको पहले हैंडल किया जाएगा, जिसकी लोअर प्रायोरिटी उसको बाद में हैंडल किया जाएगा। तो ये अलो करता है इंसर्शन डिलीशन किसी भी लोकेशन पे। इसमें कुछ इंसर्शन डिलीशन ऐसा नहीं हो सकता कि हम इंडिया फ्रंट पे ही कर रहे हैं, इसको हम किसी भी लोकेशन पे इंसर्ट कर सकते हैं। अगर हम प्रायोरिटी क्यू की रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो वो ऐसे रिप्रेजेंट होता है, पहले प्रायोरिटी पार्ट आता है, फिर उसकी इन्फॉर्मेशन, उसके बाद जो नेक्स्ट प्रायोरिटी होगी उससे वो लिंक्ड जो पार्ट होता है वो इसमें आ जाता है। अब जो प्रायोरिटी होती है, हो सकता है हम उसको दो चीजों में, दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकें। या तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट करें या उसको डिसेंडिंग में। असेंडिंग का मतलब क्या होगा कि हमारा जब हम छोटे से बड़ा जा रहे हैं, मतलब जो छोटी वाली होगी ना, छोटा नंबर होगा उसको हायर प्रायोरिटी दी जाएगी, और जो हमारा लोअर, जो सबसे लास्ट बड़ा नंबर होगा उसको लोअर प्रायोरिटी दी जाएगी। तो ये तो आ जाता है हमारा असेंडिंग के अंदर। बट इसके अंदर डिसेंडिंग वाले के अंदर क्या होता है, जो हमारा जो छोटे वाला पार्ट होता है ना उसको लोअर प्रायोरिटी दी जाती है, और जो हमारा बड़ा सबसे बड़ा नंबर होगा उसको हायर प्रायोरिटी दी जाएगी। तो ये डिसेंडिंग पार्ट के अंदर आ जाता है, मतलब लोअर वैल्यू विल बी द गिवन हायर प्रायोरिटी, और डिसेंडिंग के अंदर क्या हो जाता है, बिगर वैल्यू को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। नाउ अगर हम इसके ऑपरेशंस की बात करें कि कैसे प्रायोरिटी क्यू में हम दो ऑपरेशंस पढ़ते हैं, फर्स्ट इज एनक्यू एंड सेकंड इज डीक्यू। एनक्यू जो होता है ना वो इंसर्शन ऑपरेशन के बारे में हमें बताता है, और जो हमारा डीक्यू ऑपरेशन होता है वो डिलीशन ऑपरेशन के बारे में बताता है कि कैसे किस पैटर्न में, किस असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में हम हमारे एनक्यू डीक्यू ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। अब जो प्रायोरिटी क्यू होता है ना उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हम पढ़ते हैं, विच इज हीप। हीप क्या होता है, हीप एक ना स्पेशल टाइप ऑफ ट्री डाटा स्ट्रक्चर होता है। ट्री हमें पता है जिसका पहला नोड जो होता है वो हमारा रूट होता है, उसके बाद उसके पेरेंट नोड आते हैं, फिर चाइल्ड नोड आते हैं। तो हीप डाटा स्ट्रक्चर के बारे में बताता है कि कैसे जो हमारा है वो कंप्लीट बाइनरी ट्री होना चाहिए, तभी हम उसके अंदर ट्री हीप बेसिकली उसके अंदर हम हमारे प्रायोरिटी क्यू को इंसर्ट कर सकते हैं। कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होना चाहिए, इसके अंदर जो हर एक लेवल होगा ना एक्सेप्ट लास्ट लेवल हमेशा फिल्ड होना चाहिए, कंप्लीटली फिल्ड होना चाहिए, और लेफ्ट जस्टिफाइड होना चाहिए। मतलब लेफ्ट नोड तो उसके अंदर होनी ही चाहिए, राइट हो ना हो, कि उसके हमेशा जो लेफ्ट होगा जो उसके हर एक लेवल, मतलब इन विच ऑल लेवल एक्सेप्ट लास्ट लेवल, हर एक लेवल लास्ट लेवल के अलावा हमेशा कंप्लीटली फिल्ड होने चाहिए। मतलब अगर इसके अंदर दो है तो इसके अंदर दो ही होने चाहिए, और लेफ्ट जस्टिफाइड होनी चाहिए, मतलब लेफ्ट में तो होने ही चाहिए। तो ये सारा हमारा हीप के अंदर आ जाता है। अगर हम हीप डाटा स्ट्रक्चर की भी बात करें तो इसके अंदर हम दो टाइप की हीप पढ़ते हैं, मैक्सिमम हीप एंड मिनिमम हीप। मैक्सिमम हीप में क्या होता है, जो हमारी पेरेंट होती है ना उसकी वैल्यू हमेशा चाइल्ड से ज्यादा होनी चाहिए, मतलब सबसे ऊपर वाले लेवल की वैल्यू हमेशा इन अपने चाइल्ड वालों से ज्यादा होनी चाहिए। मिनिमम हीप में क्या होता है, जो उसके पेरेंट की वैल्यू होती है ना अपने चाइल्ड वालों से कम होनी चाहिए, मतलब ये लो होनी चाहिए और ये हाई होनी चाहिए। और लेकिन मैक्सिमम हीप में क्या होता था, ये हाई होनी चाहिए और ये लो होनी चाहिए वैल्यूज। तो ये तो हम ऐसे पढ़ते हैं कि बाय रिप्रेजेंट एट रूट नोड मस्ट बी ग्रेटर अमंग ऑल द की पेरेंट एट इट्स ऑल चाइल्ड चिल्ड्रन। बट मिनिमम हीप में क्या होता था, की प्रेजेंट एट रूट नोड मस्ट बी मिनिमम अमंग द कीज प्रेजेंट एट ऑल द चाइल्ड नोड्स। तो ये सारा बताता है कि कैसे रिकर्सिव ट्री अपने सब ट्रीज के अंदर कैसे एक्ट करती है। अब हमने देखा था कि मैक्सिमम हीप में जिसकी पेरेंट की वैल्यू हमेशा उसके हर एक चाइल्ड नोड से हमेशा ज्यादा होनी चाहिए, मतलब इन दोनों के चाइल्ड नोड में भी इसमें ज्यादा है पेरेंट की, इसमें भी चाइल्ड, और इन सब में भी इसकी पेरेंट की सबसे ज्यादा होनी चाहिए। और इसमें क्या होता था, मिनिमम हीप में क्या होता था, पेरेंट की हमेशा कम होनी चाहिए उसके चाइल्ड वाले से, उसके की नोड से। तो ये साल तो हम इसके अंदर पढ़ सकते हैं। और मीन सॉर्ट क्या होता है, कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग टेक्निक होती है जिसको हम बाइनरी हीप डाटा स्ट्रक्चर के बेसिस पे इंसर्ट कर सकते हैं। हीप स्टोरेज क्या होता है, ये एलिमिनेट कर देता है उन एलिमेंट्स को एक दूसरे से जो ज्यादा इनके अंदर इंसर्शन डिलीशन हम नहीं कर पा रहे। अब इस डाटा स्ट्रक्चर में एक बेसिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम हम पढ़ते हैं विच इज क्विक सॉर्ट। क्विक सॉर्ट क्या होता है, ये बहुत ज्यादा एफिशिएंट सॉर्टिंग एल्गोरिदम होती है जो बेस्ड होती है जब हमारे एरे क्या होता है जिसके अंदर ना बहुत सारे एलिमेंट्स ना स्टोर करते हैं। अब हो सकता है कि एलिमेंट ना इस तरह इधर स्टोर है, मतलब इनकी कोई भी ना तो असेंडिंग ऑर्डर में स्टोर है ना डिसेंडिंग ऑर्डर में स्टोर है। जब हमें इनको सॉर्ट करना होता है ना, इसके अंदर सॉर्टिंग एल्गोरिथम लगानी होती है, तब हम हमारे क्विक सॉर्ट को यूज करते हैं। अब ये क्विक सॉर्ट यूज कैसे होती है ना, इसके अंदर हम अप्रोच यूज करते हैं विच इज डिवाइड एंड कंक्योर अप्रोच। डिवाइड एंड कंक्योर अप्रोच क्या होती है, हम ना इसके अंदर सबसे पहले एक पाइवोट एलिमेंट लेट कर लेते हैं। अब वो पाइवोट एलिमेंट हम कहीं से भी ले सकते हैं, या तो फ्रंट से ले लें या एंड से ले लें या किसी भी पोजीशन से ले लें। वो पाइवोट एलिमेंट क्या करता है, अपने लेफ्ट हैंड साइड में सबसे उससे छोटे वाले एलिमेंट्स को डाल देता है और अपनी राइट हैंड साइड में उससे बड़े एलिमेंट्स को डाल देता है। उसके बाद उसके अंदर अब दोबारा से सॉर्टिंग एल्गोरिथम परफॉर्म होती है। जैसे सबसे पहले वो डिवाइड करता है अपने एरे को, पोजीशन दे देता है बाय डिवाइडिंग बाय एक्सेप्टिंग द पाइवोट एलिमेंट। पाइवोट एलिमेंट लेने के बाद वो क्या करता है, अपने लेफ्ट में छोटे एलिमेंट्स डालता है और राइट में बड़े एलिमेंट्स को डालता है। लाइक दिस कि एक पाइवोट ले लिया
यहाँ पे तो उसके स्मॉलर एलिमेंट्स होंगे, सारे स्मॉलर नंबर होंगे, और उसके राइट हैंड साइड में उसके क्या होंगे, लार्जर एलिमेंट्स होंगे, जो भी लार्जर नंबर उस पाइवट पर्टिकुलर पाइवट एलिमेंट से होंगे। तो उसके बाद वो कंक्योर करता है, मतलब अब इन एरेज में भी एक एक पाइवट लेगा, और उन पाइवट के बेसिस पे भी आगे इनकी इंसर्शन इनकी वो होती रहेगी, सारी सॉर्टिंग होती रहेगी, और लास्ट में जाके उन सबको हम फिर कंबाइन कर देते हैं। अब ये एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि परफॉर्म कैसे होता है सारा। अगर इसके एल्गोरिथम की बात करें तो क्विक सॉर्ट में हम एक पाइवट लेते हैं, एक एरे होता है, और अगर पाइवट लेस देन है आर से तो हम उसको एक पार्टीशन कर देते हैं। और पार्टीशन कैसे होता है, उसके लेफ्ट हैंड साइड के बेसिस पे और उसकी राइट हैंड साइड के बेसिस पे। तो अगर इसके एल्गोरिथम कैसे होते हैं, सबसे पहले हम शुरू करते हैं, और हम क्या करते हैं, स्टार्ट एलिमेंट से शुरू करेंगे और उसके अंदर एक पाइवट को कैलकुलेट कर लेंगे। पाइवट को कैलकुलेट करने के बाद हम स्मॉलेस्ट वाली सारी को तो हम लेफ्ट में डाल देंगे या फिर राइट में डाल देंगे, वो हमें देखना है कि हम असेंडिंग वे में कर रहे हैं, डिसेंडिंग वे में कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम बहुत सारे एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देंगे, उसके बाद स्कैन करेंगे, और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक या तो हमारे सारे एलिमेंट्स असेंडिंग ऑर्डर में नहीं हो जाते, या हमारे सारे एलिमेंट डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं हो जाते। तो ऐसे हम हमारे क्विक सॉर्ट को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी जगह टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज क्या होती है, बेस्ट और एवरेज केस हमारे क्विक सॉर्ट के अंदर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम होती है, विच इज ओ एन स्टार log n, और वर्स्ट केस की क्या होती है, ओ एन स्केयर। तो ये तो हमारे टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज की बात होगी हमारी क्विक सॉर्ट में। अगर हम एग्जांपल की बात करें कि क्विक सॉर्ट काम कैसे करता है, वो अगर हम देखें तो हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स दे रखे हैं जो ना तो असेंडिंग में ना डिसेंडिंग में। तो हमें क्या करना है, इनको अब सॉर्ट करना है किसी भी वे में, या तो हम असेंडिंग में कर ले, डिसेंडिंग में कर ले। तो बेसिकली हम ऐसा करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में हम इसको सॉर्ट करते हैं। तो अब हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, ना तो वो असेंडिंग ऑर्डर में ना डिसेंडिंग ऑर्डर में। हमारा सबसे पहला काम क्या होता था कि हम पाइवट लेंगे। तो पाइवट हम किसी भी पोजीशन से ले सकते हैं, मान लो हमने पाइवट 4 ले लेते हैं, तो 4 को हम क्या करेंगे, इन सारे एलिमेंट्स के सेंटर में पोजीशन दे देंगे उसको। तो हमने दोबारा एक एरे बनाया जिसमें हम क्या करेंगे, हमारी पाइवट को ना सेंटर दे देंगे। लेकिन वो सेंटर भी अब कैसे देंगे, जो पाइवट एलिमेंट होगा ना उसके जो लेफ्ट हैंड साइड में होंगे वो तो सारे छोटे एलिमेंट्स कर देंगे, और यहाँ पे सारे बड़े एलिमेंट्स कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, सारे छोटे एलिमेंट्स किसी भी ऑर्डर में लिख देंगे, और यहाँ पे सारे उसके बड़े एलिमेंट्स लिख देंगे, विच इज 8, 5, 7 और 6। अब हम क्या करेंगे, ये जो 4 था ना वो तो एज इट इज रहेगा, इसको हमें चेंज करने की कोई नीड नहीं है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ना सॉर्ट करने हैं ये दोनों सब एरेज, जो ये हमारे सब एरे बने, सब एरे 1 और सब एरे 2। अब हम इसको सॉर्ट करेंगे। तो 2, 1, 3 में हम कैसे सॉर्ट करेंगे, इसमें भी हम एक पाइवट ले लेंगे विच इज 2, 1 और 3। अब इसमें हमने मान लो एरे ले लिया 3, ओके। तो अब हम 3 के बेसिस पे अगर हम सॉर्ट करें तो हम क्या करेंगे, 3 को भी सेंटर में रख देंगे, ठीक है। और अब 3 से जो छोटा एलिमेंट होगा उसको राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में, 3 से छोटा क्या है 1 है, और उस 3 से बड़ा क्या, उससे 1 से बड़ा क्या है 2। तो अब उसको भी हम ऐसे सॉर्ट कर देंगे, विच इज 2 आ जाएगा, और 3 तो हमारा एज इट इज वो नीचे जाना ही था। तो 1, 2, 3 तो हमारा ऐसे सॉर्ट हो गया, हमने लेफ्ट सब एरे को हमारे को सॉर्ट कर लिया। अब आती है हमारे राइट सब एरे की। तो राइट सब एरे में क्या होता है, हमने दोबारा इसमें हमारे 6 को पाइवट ले लिया। 6 को पाइवट रखने का मतलब क्या, हमने 6 को सेंटर में रख लिया, और 6 से जो छोटे एलिमेंट्स होंगे उसको उसके लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, और 6 से जो बड़े एलिमेंट्स होंगे वो उसकी राइट हैंड साइड में आ जाएंगे। तो 6 तो एज इट इज नीचे जाएगा, 5 भी हमारा सॉर्ट हो गया। अब हमें सॉर्ट क्या करना है, इन दोनों को अगर हमें सॉर्ट करना है 8 और 7 को, तो 8, 7 में जो छोटा एलिमेंट होगा, मतलब जो पाइवट होगा, मान लो 7 होगा, तो 7 को हमने आगे रख लिया और 8 को पीछे रख लिया। तो ये भी अब हमारा सॉर्ट हो गया। तो हमारे सारे एलिमेंट सॉर्ट होंगे, और 4 तो नीचे आ ही रहा था। तो हाँ, अब इन सारे एलिमेंट्स को हम एक सब एरे में लिख लेंगे, विच इज 1, 2, 3, 4 हमारा ऊपर से आ ही रहा था, फिर ये 5 वाला, फिर ये 6, फिर 7, फिर 8। तो ये हमारा ऐसे हम क्विक सॉर्ट को यूज करके हमारे ऐसे सब एरे को हम इजिली प्रोड्यूस कर सकते हैं इन दी बोथ फॉर्म, या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग में। अभी हमने इसको असेंडिंग फॉर्म में किया है, हम इसको रिवर्स भी कर सकते थे। मान लो पहले हमने 8 से लेके 1 तक गए, तो हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। तो इस वे में जो हमारा जो पूरा क्विक सॉर्ट था, हम उसको ऐसे परफॉर्म कर सकते हैं इस पूरे मेथोडोलॉजी से, कि 4 तो हमारे डायरेक्टली नीचे आया, फिर हमने पहले लेफ्ट सब एरे को सॉल्व किया, फिर हमने हमारे राइट सब एरे को सॉल्व किया। तो ये बहुत ज्यादा इजी टेक्निक होती है जब हमें सॉर्टिंग करनी होती है हमारे किसी भी एरेस के बीच में। अब हम एक रिलेशन के बारे में बात करते हैं, विच इज रेकरेंस रिलेशन, कि कैसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को यूज करके हम रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं हमारी बहुत सारे टर्म्स के बीच में। तो हमारा रेकरेंस रिलेशन क्या होता है, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसके अंदर ना हम एक सीक्वेंस डिफाइन करते हैं, जिसके अंदर मान लो हमारे पास एक सीक्वेंस है 1 से लेके 2 से लेके 3 to 4। तो जो 4 का जो आउटकम होगा ना वो हमेशा अपने प्रीवियस वाले टर्म पे डिपेंड करेगा। मतलब जो 4 होगा वो डिपेंड करेगा 3 पे, 3 डिपेंड करेगा 2 पे, 2 डिपेंड करेगा 1 पे। तो ये जो सारी सीक्वेंस होती है ना वो हमेशा इन टर्म्स ऑफ प्रीवियस टर्म्स में डिपेंड करती है। ये क्या करते हैं, ये यूज करते हैं मॉडल टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज को, ताकि हम रिकर्सिव एल्गोरिथम को इजीली डिफाइन कर सके। इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, an इज इक्वल टू fan। ये जो f होता है वो हमारा एक फंक्शन होता है जो रिलेशनशिप बताता है।
जो एफ होता है वो रिलेशनशिप बताता है हमारी करंट टर्म के अंदर और हमारी प्रीवियस टर्म के अंदर, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर हमारी इसकी सीक्वेंस मतलब इसकी सिग्निफिकेंस की बात है, क्योंकि बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस होती है, ये कहता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस में हेल्पफुल होता है। डिवाइड एंड कंक्योर एल्गोरिथम में इसको हम यूज करते हैं। और जो रेकरेंस होता है वो हमारी इक्वेशन होता है इनइक्वालिटी की, ये इनइक्वालिटी को बेसिकली डिफाइन करती है। और अगर हमारे पास कोई फंक्शन ऐसे टर्म दे रखे ये, तो इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ दिस। ये रिकर्सिव एल्गोरिथम को भी बताती है और स्टैटिक डायनेमिक ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। तो सबसे पहले जो हम एग्जांपल अगर हम इसके अंदर देखें हमारे रेकरेंस रिलेशन के अंदर, तो हमारा सबसे पहले एग्जांपल होता है फिबोनाची सीरीज। फैक्टोरियल, हमें किसी नंबर का फैक्टोरियल निकालना है, हमें मर्ज सॉर्ट या बाइनरी सर्च, हमारे कोई एल्गोरिथम एनालिसिस में हम इसको यूज करते हैं, तो हम बाइनरी सॉर्ट या एल्गोरिथम बाइनरी सर्च इनको हम यूज कर सकते हैं। इसकी नीड क्यों पड़ी, हमने पहले सिग्निफिकेंस पढ़ा, वही सेम टू सेम ऑप्टिमाइजेशन के लिए, परफॉर्मेंस कंपैरिजन के लिए, फिर एल्गोरिथम एनालिसिस के लिए, इसके अंदर हम इसको यूज करते हैं। अब रेकरेंस होते हैं ना, उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, रेकरेंस ट्री मेथड एंड मास्टर थ्योरम। सबसे पहले होता है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, हमें पता है हमारे मैथमेटिकल बेसिस पे ना हम बहुत बार क्या करते हैं, लेट करते हैं कि हाँ ये चीज ना अभी ये सही है, और उसको बाद में जाके कॉन्ट्राडिक्ट कर देते हैं। कॉन्ट्राडिक्ट क्यों करते हैं, क्योंकि कई बार हमें हमारे इनपुट का आउटपुट नहीं पता होता, तो वो डिटरमाइन करने के लिए हम कई बार चीजों को एज्यूम करते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। तो मैथमेटिकल इंडक्शन में ना हम बहुत ज्यादा गैसिंग वर्क भी करते हैं, जिसको हम बाद में जाके प्रूव करते हैं कि वो करेक्ट हमने लेट किया था या नहीं किया था। तो इसको हम क्या करते हैं, एज एन एग्जांपल लेके समझते हैं कि कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड हम यूज करते हैं हमारे रेकरेंस रिलेशन में। जैसे हमें एग्जांपल देकर सब्स्टिट्यूशन को यूज करके हम इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, हम इस n को रिप्लेस कर देंगे, n को रिप्लेस कर देंगे बाय n/2। क्यों रिप्लेस करेंगे, क्योंकि इस फंक्शन इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास n/2 की वैल्यू नहीं है, तो बेसिकली हमें n/2 कैलकुलेट करना है। तो अगर हम n को n/2 से कैलकुलेट करें, तो हमारी जो इक्वेशन है क्या बन जाएंगे, n/2 इज इक्वल टू 2t, और n/2 इंटू 2 n/4 हो जाएगा प्लस n/2। तो ये तो ऐसे हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, अब हमें पता है ये जो n/2 की वैल्यू थी ना, अब ये जो हमारे पास इक्वेशन बनी है इसको हम इसमें पुट कर देंगे। कैसे कर देंगे, तो हमारे t की पावर n क्या बन जाएगा, 2t, n/2 की जगह हम क्या डाल देंगे, पूरी इक्वेशन क्या आ जाएगी, 2n n/4 प्लस n/2 प्लस n, ये बन जाएगी। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी tn की वैल्यू क्या बन जाएगी, 4t विच इज n/4 प्लस 2n। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, tn को हम ये भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर t n/2 का स्क्वायर प्लस 2n। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये बन गई, ठीक है। तो इसको हम एज अ स्टार मार्क कर लेते हैं कि हमारे पास एक इक्वेशन ये बन गई। अब अगर हम n को रिप्लेस कर दे बाय n/4 से अगर हम इसको रिप्लेस करें, तो रिप्लेस n टू n/4। सिमिलरली अगर हम n को n/4 से रिप्लेस करेंगे तो t n/4 क्या हो जाएगा हमारे पास, तो हमारा जो n/4 क्या बन जाएगा, मतलब n की जगह अगर हम n/4 डाल दिया तो 2t एज इट इज, और अगर n/2 n की जगह हम n/4 डाल रहे हो तो नीचे 4 आ जाएगा, मतलब n/8 हो जाएगा प्लस n की जगह n/4। दोबारा से अब हम क्या करेंगे, n/4 को रिप्लेस करके हमारी tn क्या बन जाएगी, tn हमारी बन जाएगी 2 8 की पावर 8t n/8 nt n/8 प्लस 3n, ठीक है। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, tn को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब t n/2 का क्यूब प्लस 3n। एक इक्वेशन हमारे पास ये बन गई। तो हमारे पास अब हमारी दो स्टार इक्वेशन बनी थी, तो इन दो स्टार इक्वेशन को सॉल्व करके हम एक जनरल इक्वेशन लिख सकते हैं, और वो हमारी जनरल इक्वेशन क्या बन जाएगी, tn इज इक्वल टू 2 की पावर i ले ली हमने कोई पावर, और एक स्मॉल t अपॉन n अपॉन 2i, क्योंकि ये दोनों सेम बन रहे थे, प्लस in। क्यों in, क्योंकि जो ये तीनों डिजिट्स थी 3 3 3 और यहाँ पे भी 2 2 2, मतलब ये आइटरेटिवली एक दूसरे के साथ चेंज हो रही है। जैसे जैसे हमारी पावर चेंज होगी वैसे वैसे सब्स्टिट्यूशनली ये फंक्शन भी चेंज होगा, तो हम इसको एज अ फंक्शन ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इस सब्स्टिट्यूशन कैसे हमारा हेल्पफुल हुआ इन टर्म्स में, ये हुआ हमने देखा। अब हमें पता है हमने फंक्शन डिस्क्राइब कर दिया था कि n/2i एक हमारे पास फंक्शन बन रहा था, तो हम उसको 1 के इक्वल लिख सकते हैं। अब 1 अगर हमारे इस तरफ जाए तो हम n इज इक्वल टू 2i लिख सकते हैं, और अगर i इस तरफ जाए तो वो log के फॉर्म में आ जाएगा। तो जनरल इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी फंक्शन की, tn n प्लस n log 2n। तो ऐसे इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि वो o n log n बन जाएगी। तो अब सब्स्टिट्यूशन मेथड को हम कहाँ यूज कर सकते हैं, ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस कंडीशंस हैं जहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज कर सकते हैं हमारे रेकरेंस में। फर्स्ट आती है हमारे पास डिवाइड एंड कंक्योर एल्गोरिथम, कि हम डिवाइड एंड कंक्योर यूज करके, और उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, ये सिंपल रेकरेंस फॉर्म क्या होती है, जहाँ पे हम गेस वर्क बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता है, वो सिंपल फॉर्म्स होती है, तब हम इसको यूज कर सकते हैं।
जब हमें वेरीफाई कर रहा होता है या फिर जहाँ पे हम हमारे मास्टर थ्योरम इन सबको वो ज़्यादा मेथड्स को यूज नहीं कर पा रहे, तब हम इसको यूज करते हैं। या फिर ऐसे रेगुलर मेथड जहाँ पे हम इटरेटिव मेथड या पूरे पुराने वाले मेथड्स को यूज नहीं कर पा रहे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के हम पढ़ते हैं 2 टाइप्स। एक होता है फॉरवर्ड मेथड, एक होता है बैकवर्ड मेथड। फॉरवर्ड मेथड क्या होता है, जिसके अंदर ना हमारी रेकरेंस टर्म्स को हम नेक्स्ट टर्म में सब्स्टिट्यूट करते हैं, वो हमारे फॉरवर्ड मेथड के अंदर आता है। सेकेंड टाइप का जो हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड था वो था हमारा बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन। बैकवर्ड में क्या होता है, हमारी बहुत सारी सीक्वेंस बनी हुई है। अब हम बता रेकरेंस में हमारी सीक्वेंस तो होगी, जैसे मान लो 1 2 2 2 3 है, तो इसके अंदर हम अब सब्स्टिट्यूट करते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन, कि हमारा जो प्रीवियस के अंदर हम हमारी जो रेकरेंस के वैल्यूज है ना, टर्म्स है ना, उसको बैकवर्डली सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो हमारे बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन में आ जाता है। लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड में कुछ लिमिटेशंस भी होंगी। लिमिटेशन क्या होता है, क्योंकि ये सारा जो काम होता है हम सारा गैस वर्क पे कर रहे हैं। अब गैस वर्क का मतलब कि हो सकता है कि ये गारंटेड हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन ना दे, क्या पता है ये हमें गाइडलाइंस जो हम इसके अंदर प्रोवाइड करें वो एक्यूरेट ना हो, हमें जो सॉल्यूशन मिला वो प्रोसाइज ना मिले, और जो ये बहुत ज्यादा यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल भी नहीं होता, मतलब यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल भी नहीं होता, तो ये बहुत ज्यादा ऐसे इधर उधर वाले ही मेथड हम इसको यूज करते हैं। हमारा जो सेकंड आता है वो हम पढ़ते हैं मेथड विच इज रेकरेंस ट्री मेथड, किसकी हम कैसे ट्री ड्रॉ करते हैं, तो हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड को एज अ रोल प्ले करता है। तो सेकंड टाइप हमारा क्या था, रेकरेंस ट्री मेथड। रेकरेंस ट्री मेथड क्या होता है, अब हमें पता है रिकर्शन होता है, हमारा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, हम कंप्यूटर साइंस मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा अलाउ करते हैं, क्योंकि जब हमें फंक्शंस को कॉल करना होता है ना खुद से, तब हम बहुत सारी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स के अंदर तब हम इस रिकर्जन को यूज करते हैं। तो जो रेकरेंस ट्री होता है ना, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जो एग्जीक्यूशन बताते हैं कि कैसे जो फंक्शन हम यूज कर रहे थे ना, उस फंक्शन वो किस सीक्वेंस में फ्लो होगा, काम करेगा। वो रेकरेंस ट्री हमारी पूरी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये फॉर्म में हमें बता देता है। ये क्या करता है, रेकरेंस रिलेशन को ना कन्वर्ट कर देता है रिकर्सिव ट्री में। अब ये रिकर्सिव ट्री में कैसे कन्वर्ट होता है, उसके अब स्टेप्स होते हैं, 4 स्टेप्स होते हैं बेसिकली। फर्स्ट हम एक रिकर्सिव ट्री ड्रॉ करते हैं, और रिकर्सिव ट्री कैसे ड्रॉ करते हैं वो भी अभी हम देखेंगे। सेकंड होता है हमारा सेकंड स्टेप क्या है, जैसे हमने कोई भी रेफरेंस ट्री बना लिया, मान लो जैसे हमारा कोई रेफरेंस ट्री है, अब इसको हमने बना लिया। अब हर एक लेवल पे ना हम इसकी कॉस्ट इवैल्यूएट करेंगे। जैसे फर्स्ट लेवल पे तो इसका एक कॉस्ट हुई, इसकी सेकंड लेवल पे 2 है 2, अगर सेकंड फोर्थ थर्ड लेवल पे अगर इसकी ऐसे 4 कॉस्ट होगी तो ये 4 कॉस्ट हो जाएगी। तो ऐसे ऐसे नहीं कॉस्ट इवैल्यूएट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सी। फिर हम कॉस्ट इवैल्यूएट करेंगे हमारे लास्ट फंक्शन के पास, उसके बाद हम सम अप कर देंगे हमारे ईच लेवल की कॉस्ट को इन द रिकर्सिव ट्री। जो हमारा रिकर्सिव ट्री बना था उसके सारी कॉस्ट को हम सम अप कर देंगे। तो अब एग्जांपल से देखेंगे कैसे काम कैसे करता है। अब अगर हम एग्जांपल की बात करेंगे कैसे हमारी रिकर्शन ट्री को हम बना सकते हैं, तो सामान्य हमें कोई फंक्शन दे रखा है tn इज इक्वल टू 2t n/2 प्लस c। तो हमें इसका फर्स्ट स्टेप क्या था, हमारे पास रिकर्जन ट्री बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, tn का ना एक रिकर्जन ट्री बना लेंगे। अभी कैसे बनता है, n को हम कैसे कर देंगे, पहले उसकी पावर उसके हाफ कर देंगे फंक्शन को, दोबारा से n/4 कर देंगे, यहाँ पे भी n/4, मतलब हाफ करते रहेंगे एट ईच लेवल, n/4 करते करते ये तो हमारा जो ट्री है वो रिकर्सिवली बढ़ता ही रहेगा। इसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी हमारे पास c, इसकी कॉस्ट क्या आ जाएगी 2c, इसकी कॉस्ट क्या आ जाएगी 4c। ऐसे ऐसे ये तो हमारा सेकंड हमने कॉस्ट इवैल्यूएट कर ली। तो अब हम इस एक c को हम 2 की पावर 0c लिख सकते हैं, इसको 2 की पावर 1c लिख सकते हैं, इसको 2 की पावर 2c। तो मतलब हम ये जो हमारा पूरा प्रोसेस है ये 2 की पावर nc तक चलता ही रहेगा। तो इसका मतलब जो हमारे टोटल नंबर ऑफ रूट्स थे या फंक्शंस है वो क्या बन जाएगा हमारे पास लेवल n की पावर 2n या कुछ भी पावर तक ये चलते रहेंगे। उसके बाद हम साइज की बात करें, साइज क्या हो जाएगा हमारी पूरी इस रिकर्जन ट्री का n/2 के। उसके बाद n/2 को अगर हम 1 के इक्वल रखें तो वो अगर वो लेफ्ट हैंड साइड जाए तो k इज इक्वल टू log में फंक्शन में बन जाएगा। स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ नोड्स को कैलकुलेट करेंगे। मतलब लेवल g पे हमारी ये थी तो हमारी नोड क्या हो जाएगी 1, टू लेवल 1 पे क्या थी 2 बन जाएगी। लेवल k+1 में क्या बनेंगे n नोड, मतलब जो हमारी नोड्स थी वो 1 से लेके n तक चलती रहेंगी नोड्स। हम लास्ट लेवल क्या था, हम सम अप कर देंगे सारी कॉस्ट को सम अप का मतलब c प्लस 2c, मतलब लास्ट नोड तक, और लास्ट का हमारा फंक्शन क्या था थीटा n। तो इसको क्या करेंगे हम फिर gp फंक्शन में आ जाएगा प्लस थीटा n। तो जो हमारा पूरा फंक्शन बन जाएगा ना, से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या निकलेगी tn इज इक्वल टू थीटा n। तो ये तो हम कैसे रिकर्जन ट्री को यूज करके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर कर सकते हैं। हमारे जो थर्ड टाइप का हम जो एल्गोरिथम पढ़ते हैं हमारे इस रिकर्जन रिलेशन में वो होते हैं हमारे मास्टर थ्योरम, कि कैसे मास्टर थ्योरम को हम यूज करके हमारे इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो मास्टर थ्योरम क्या होता है, ये डायरेक्ट वे है कि कैसे हम सॉल्यूशन को निकाल सकते हैं। मास्टर जो थ्योरम है ना वो काम करती है बहुत सारे रेफरेंस रिलेशंस पे। तो उसके जो बेसिक जनरल रिलेशन होता है ना वो क्या होता है, tn इज इक्वल टू at
n बाई बी प्लस एफ एन, और जो ए और बी होते हैं ना वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होनी चाहिए। अब इस मास्टर थ्योरम में अपने 3 केसेस आते हैं, इन 3 केसेस में मास्टर थ्योरम हमारा काम करता है। फर्स्ट, फंक्शन अगर ये है तो उसको वो किसी कांस्टेंट पे, मतलब उसका जो फंक्शन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकलेगी वो निकलेगी Tn इज थीटा ऑफ n log b a। अगर हमारा फंक्शन की पावर थीटा n log b a है तो उसका जो फंक्शन होगा वो ये निकलेगा, और अगर ये है तो वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। और इसके 2 एग्जांपल्स हम पढ़ते हैं, मर्ज सॉर्ट एंड बाइनरी सॉर्ट। तो मर्ज सॉर्ट एंड बाइनरी सॉर्ट हमारे मास्टर थ्योरम में एग्जांपल्स इस तरह एक्ट करते हैं। अगर हम एग्जांपल है हमारे मास्टर थ्योरम का, हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है Tn इज 2t n by b, और हमें पता है हमारी जो मास्टर थ्योरम की जनरल फॉर्म होती है ना वो ये होती है। तो इसकी जगह हम रिप्लेस करके देखो तो a की पावर हमारी 2 बन जाएगी, b की वैल्यू भी 2 बन जाएगी, फंक्शन की वैल्यू n बन जाएगी। तो ऐसे हम लिख सकते हैं, और log के अगर इक्वल रख दे तो हमारा जो फंक्शन हो जाएगा वो हमारा इक्वल हो जाएगा थीटा n के। तो ऐसे हम हमारी जो मास्टर थ्योरम है इसको यूज करके हमारे रेकरेंस रिलेशन को इजीली एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो ये तो सारा हमारा था कि कैसे हम डाटा स्ट्रक्चर को यूज करके सारी चीजों को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। अब हमारे एल्गोरिथम्स के बारे में बात करेंगे, हम ग्रेडी एल्गोरिथम के बारे में बात करेंगे, डायनेमिक प्रोग्रामिंग के बारे में बात करेंगे कि कैसे बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो जाते हैं हमारे डाटा स्ट्रक्चर के अंदर। अब अगर हम हमारे डायनेमिक प्रोग्रामिंग की बात करें तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या होती है, एक टेक्निक होती है जब हमारे पास बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आ जाती है ना, तो जब उस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को हमें एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन उसका निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, उस बड़ी प्रॉब्लम को छोटी छोटी सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर देते हैं, और उनके बाद जो हमारे पास छोटी छोटी सब प्रॉब्लम होते हैं ना उनको बाद में कंबाइन कर देते हैं ताकि हमारे पास उस बड़ी प्रॉब्लम का एक ऑप्टिमल रिजल्ट उस प्रॉब्लम का आ सके। ये एक ऑप्टिमाइज अप्रोच होती है जिससे रिजल्ट बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज आता है। ये अवॉइड करती है कि हम वो एक ही कैलकुलेशन को बार बार सॉल्व ना कर रहे हो, एक चीज को बस एक ही बार सॉल्यूशन उसका निकाले। ये अवॉइड करती है कैलकुलेटिव सेम सब्स ट्वाइस, ये ऑप्टिमैलिटी के ऊपर काम करती है। अब डायनेमिक प्रोग्रामिंग के ना 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले तो स्ट्रक्चर निकालती है ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर निकालती है। उसके बाद डिफाइन करती है कि उस ऑप्टिमल स्ट्रक्चर की क्या वैल्यू होनी चाहिए। उसके बाद कंप्यूट करती है उन वैल्यूज को या तो बॉटम अप मैनर में या फिर टॉप बॉटम मैनर में, ये 2 बॉटम मैनर में काम करती है। अब ये कंस्ट्रक्ट करती है उस ऑप्टिमल सॉल्यूशन को, फिर अब वो सॉल्यूशन जिससे हम इनपुट से आउटपुट की तरफ जा सकते हैं। अब अगर हम एग्जांपल्स की अगर बात करें तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग के अंदर हमें बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, जैसे नैपसेक प्रॉब्लम, शॉर्टेस्ट पाथ सब प्रॉब्लम, मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन, लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस प्रॉब्लम, मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। ये सब एग्जांपल्स हम हमारे डायनेमिक प्रोग्रामिंग के अंदर पढ़ते हैं। अब जब डायनेमिक प्रोग्रामिंग होती है हमें पता है थर्ड स्टेप में हमारे पास 2 अप्रोचेज होती है, टॉप बॉटम अप्रोच एंड बॉटम अप अप्रोच। जो टॉप बॉटम अप्रोच होते हैं ना उसके अंदर हम एक प्रोसेस पढ़ते हैं विच इज मेमोराइजेशन, और जो हमारी बॉटम अप अप्रोच होती है ना उसके अंदर हम पढ़ते हैं टेबुलेशन मेथड। तो जो एलिमेंट्स का होता है डायनेमिक, ये हम जो मेमोराइजेशन और टेबुलेशन है वो हम आगे हमारे डिटेल में पढ़ेंगे, बट डायनेमिक प्रोग्रामिंग के अंदर 3 एलिमेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फर्स्ट इज ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर, सेकंड इज ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम एंड थर्ड इज मेमोराइजेशन। तो फर्स्ट इज ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर। ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर क्या होता है, ये ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर क्या होता है जिसके अंदर ना हमें ऑप्टिमल रिजल्ट निकालना होता है एक बिगर प्रॉब्लम का एक छोटी प्रॉब्लम से। हम क्या करते हैं उस बिगर प्रॉब्लम मतलब उस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को छोटी छोटी प्रॉब्लम सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर देते हैं। उनके बाद जो इन सब का ऑप्टिमल रिजल्ट होता है ना, तो इसमें क्या होता है हम एक अच्छा सॉल्यूशन हमने निकाल लिया बाय यूजिंग सबस्ट्रक्चर। ये क्या करता है, ये ना बॉटम अप अप्रोच यूज करता है, मतलब हम नीचे से ऊपर तक जाते हैं, ये ऐसे अप्रोच यूज करता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई अप्रोच है, मतलब हमारे यू से वी तक जाना है, तो यू से अगर यू हमारी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है और वी हमारा सोल्यूशन है, तो ये यू से वी हम कैसे पहुंच सकते हैं। मान लो यू से पहले हम एक्स पे चले जाएं, फिर एक्स से हम अगर वी पे जाएं तो वो हमें इजी पड़ेगा और हमें इससे जो सोल्यूशन वो ऑप्टिमल मिलेगा। मतलब सोर्स के बीच में बहुत सारे इंटरमीडिएट आ सकते हैं जिसकी वजह से हम डेस्टिनेशन पे जब पहुंचते हैं ना तो हमारा जो सोल्यूशन बनता है वो बहुत ऑप्टिमल बनता है। मतलब फर्स्ट क्या करेंगे हम यू से एक्स पे जाएंगे, फिर एक्स से वी पे जाएंगे, जिसकी वजह से जो हमारे यू से वी का सोल्यूशन होगा वो बेस्ट बन जाएगा। मतलब ये लॉन्गेस्ट पाथ प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है और ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर में भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाती है। ये बता देती है कि कैसे लॉन्गेस्ट पाथ बिटवीन 2 नोड बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं। तो सेकंड एलिमेंट जो हमारी प्रॉपर्टी आ जाती है वो होती है ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारी सब प्रॉब्लम होती है ना, हमें जो उसका स्पेस है ना वो हमेशा स्मॉल रखना है, इस सेंस में कि जो हमारा आगे जो सब प्रॉब्लम्स बने ना उसको हमें बार बार जनरेट ना करना पड़े, न्यू जनरेट करने के बजाय हम उसको बार बार सॉल्व कर सके। रिकर्सिव एल्गोरिथम क्या होते हैं, रिपीटेडनेस सेम बार बार रिपीट होती रहती है। तो जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग होती है ना वो एडवांटेजेस होती है ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम, क्योंकि ये हर एक प्रॉब्लम को सिर्फ एक ही बार सॉल्व करती है और इसको ना स्टोर करती है इन द फॉर्म ऑफ टेबल, ताकि जो हम एक जो प्रॉब्लम है उसको सिर्फ एक ही बार उसका लुकअप कर सके, एक ही बार उसको देख सके, बार बार हम उसको रिपीट ना करें। जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग होती है वो बाइनरी सर्च में बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है, ना कि फिबोनाची सीरीज।
तो ये फिबोनाची सीरीज जो होती है ना वो ज्यादा इफेक्टिव होती है। तो रिकर्जन जो फिबोनाची सीरीज का फॉर्मूला होता है वो ये होता है, मतलब जो हमारा जो ये पूरा स्ट्रक्चर होगा ना वो फिबोनाची सीरीज का ऐसा होगा 5 4 3 2 1। जब तक हमारा एंड रिजल्ट नहीं आता हम तब तक चलते रहेंगे। सिमिलरली 4 3 2 1, फिर हम 4 2 1 0, ऐसे हम जाते रहेंगे। तो इसका अब हमें अगर वैल्यूज को स्टोर करना है, वैल्यू को स्टोर करने के वहां पर दो मेथड हो सकते हैं। हमने पढ़ा था मेमोराइजेशन और टेबुलेशन। जो मेमोराइजेशन और टेबुलेशन के अगर हम देखें तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मेमोराइजेशन। मेमोराइजेशन क्या होता है, ये ना हम रिकर्सिवली जब स्मॉल सेट ऑफ इनपुट होता है ना उसके अंदर हम मेमोराइजेशन को यूज करते हैं। ये टॉप डाउन अप्रोच होती है, मतलब हम टॉप से नीचे तक जाते हैं। ये क्या करता है, सब प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। और इसके अंदर जो कोड वगैरह होते हैं ना वो लेस कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और इजी होता है। और जो हमारा इसका जो प्रोसेस होता है ना वो स्लो होता है। जो टेबुलेशन होता है ना वो बॉटम अप अप्रोच यूज करता है, मतलब ये रिजल्ट को स्टोर करता है सब प्रॉब्लम का इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। इसके अंदर हम रिजल्ट निकालते हैं सब प्रॉब्लम का, ताकि जो हमारे पास लार्जर सब प्रॉब्लम्स होती है। लेकिन जिसके अंदर हम इनपुट्स लेते हैं ना, इनपुट जो होते हैं वो लार्ज हो सकते हैं, लेकिन जो मेमोराइजेशन थे उसके अंदर इनपुट जो होते हैं हमारे स्मॉल होंगे। अब मेमोराइजेशन को अगर हम एग्जाम्पल की तरह देखेंगे इसमें हम कैसे यूज करते हैं, फर्स्ट हम इसके अंदर फिबोनाची ली। अब एन और कैच, अगर एन कैच है तो हम रिटर्न कर देंगे कैच। अगर एन के लिए 0 रिटर्न 0, एल्स अगर रिटर्न 1 है तो हम रिटर्न 1 कर देंगे, अगर नहीं तो उसको हम स्टोर कर देंगे। लेकिन टेबुलेशन में क्या होता है, हमने फिबोनाची लिया, वो 0 आया तो 0, 1 आया तो रिटर्न 1। लेकिन टेबुलेशन में क्या होता है, हम उसको टेबल के फॉर्म में उसको स्टोर कर देते हैं उस वैल्यूज को, तो हम बाद में उसको रिटर्न कर देंगे हमारी टेबल को। तो ये सब हम पढ़ते हैं कि कैसे टॉप बॉटम और बॉटम अप्रोच में हम मेमोराइजेशन और टेबुलेशन को यूज कर सकते हैं। फिर हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं विच इज मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन। इसके अंदर क्या होता है ना, इस प्रॉब्लम के अंदर जो हमारा जो दूसरी मैट्रिसेस होती है ना उनको हम ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं कि उसको जो नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन है ना उसको हम मिनिमाइज कर दे, कम कर दे। ये जो मेथड होता है ना ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग के अंदर आता है, जिसके अंदर जो आउटपुट होता है ना वो उसके प्रीवियस इनपुट से लिया जाता है। मान लो हमारे पास कोई सीक्वेंस है 1 2 2 2 3, तो जो इसका जो इनपुट होगा ना वो हम पिछले प्रीवियस वाले का एज अ आउटपुट लेंगे। तो ये अपने प्रीवियस वाले पे डिपेंड करती है। ये एक चेन फॉर्म करती है जिसके अंदर जो वन मैट्रिक्स होती है ना वो इक्वल होती है उसके सेकंड। मतलब मान लो वहां पर दो मैट्रिक्स है m इंटू एन और सेकंड मैट्रिक्स है n इंटू पी, तो जो उसका फर्स्ट का जो कॉलम है ना वो सेकंड की रो के इक्वल होना चाहिए, तभी हम वो दो पर्टिकुलर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये क्लासिक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है जो हम कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स में यूज करते हैं। इसका गोल क्या होता है, फर्स्ट एक तो मिनिमाइज करना नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और एक ऐसी इफेक्टिव सीक्वेंस बनाना हमारी मैट्रिक्स के। अब वो मैट्रिक्स की इफेक्टिव सीक्वेंस कैसे बनती है, मान लो हमारे पास दो मैट्रिक्स है जिनका साइज है m इंटू एन और n इंटू पी। अब इनको हम मल्टीप्लाई तभी कर सकते हैं जब फर्स्ट का कॉलम और सेकंड का रो इक्वल हो, मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स जनरेट करेगी कि तभी हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। और उस मैट्रिक्स का साइज क्या होगा, m इंटू पी। उसके बाद जो नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लायर्स होंगे ना वो होंगे m इंटू एन इंटू पी। तो ऐसे तो हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अब जैसे हमारे पास बहुत सारे मैट्रिसेस हैं, 10 इंटू इनका साइज ना ये है, तो इसके स्केलर मल्टीप्लायर्स का बनेंगे 10 इंटू, तो एक मैट्रिक्स हमारे पास ये बन गई, तो इसका इनपुट हमारे पास ये हो गया। तो उसके जो आउटपुट के स्केलर मल्टीप्लायर्स होंगे ना उनको जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास वो बन जाएंगे 30,000। तो इस ऑर्डर में तो मल्टीप्लाई होंगे। अब अगर कोई एग्जाम्पल लेंगे इसको यूज करके हम कैसे ये बना सकते हैं, पूरा टेबल एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास काम क्या होता है कि हमें ड्रॉ करनी है मैट्रिक्स, और हमें पता है हमारे पास ना 10 20 जो हमें पीछे हमने एग्जांपल देखा उसमें जो हमारे मल्टीप्लायर्स है वो ये थे। तो सबसे पहले काम करता है हमने इनको एक पोजीशन प्रोवाइड करते थे, मान लो इनको P0, इसको P1, थर्ड वाले को P2, फिर P3 और फिर P4। अब ना सबसे पहले काम करता है हमें I और J की वैल्यूज चेक करनी होती है। I और J की वैल्यूज हम कैसे चेक करते हैं, अगर I और J की वैल्यू इक्वल है तो हम क्या करते हैं, हम रिटर्न कर देते हैं 0। अगर I की वैल्यू कम है J से तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है वो हम यूज करते हैं विच इज डू ऑफ, देखेंगे I और J की वैल्यू और हम मिनिमम लेंगे। मिनिमम किसका लेंगे, I और K का। K क्या होता है, K हम देखेंगे प्लस, फिर हम I और K का देखेंगे, फिर प्लस m ऑफ K प्लस 1 कोमा J ब्रैकेट प्लस Pi माइनस 1 Pj और Pk, ये देखेंगे। उसके बाद ये जो I और J और K की वैल्यूज होते हैं ना वो I की वैल्यू कम होती है K से और K की वैल्यू ज्यादा कम होती है J से। तो इस ऑर्डर में तो काम करता है। अगर हम इसको पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है और अगर हम देखें हमारे पास एलिमेंट्स, अगर हमारे पास एलिमेंट्स अगर 5 हैं तो उसके जो ब्लॉक बनेंगे इसके अंदर हम ब्लॉक से फॉर्मेशन करते हैं, तो वो ब्लॉक एलिमेंट से एक कम बनता है। तो ऐसे तो ब्लॉक की फॉर्मेशन होती है। अभी हमें पता है हमारे पास एलिमेंट्स ना 5 थे, जैसे हमने P0 P1 ये सारे एस्टैब्लिश करे, तो ब्लॉक के एलिमेंट्स 5 है तो ब्लॉक हमारे पास 4 बनेंगे। तो ब्लॉक कैसे बनेंगे, पहले ब्लॉक बना लो 4, 1 2 3 4 ब्लॉक बन गए 1 2 3 4। अब ना जो हम ये नीचे वाले ब्लॉक बनाते हैं ना वो इससे कम बनाते हैं, ऐसे
एक एक कम करते जाएंगे, नीचे भी 4 बन गए, 1 2 3 4। हमें पता है कि जब आई और जे की वैल्यू इक्वल होती थी, मान लो हमारी ये जे की वैल्यू है और ये आई की वैल्यू है, तो आई और जे की वैल्यू जब इक्वल होती है तो हम रिटर्न क्या करते हैं, 0। तो ये सारे एलिमेंट्स, तो हमारे जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो तो 0 हो जाएंगे। अब हमें क्या क्या कैलकुलेट करने हैं, ये सारे एलिमेंट्स हमें कैलकुलेट करने हैं। मान लो हमारी जब आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू हमारे पास 2 है, तब हमारे पास क्या बनेगा, जब हमारी आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू 2 थी, तब आई की वैल्यू कम होगी जैसे, तो हम वो वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे जो हमने देखा था कि जब आई मिनिमम ऑफ आई और जे, तो मिनिमम ऑफ 1 1 प्लस ये सारी वैल्यूज पुट कर देंगे और हमारी जो 1 जे की वैल्यू आ जाएगी वो 6000 आ जाएगी। तो हम वो 6000 हमारे इस ब्लॉक के अंदर पुट कर देंगे। ऐसे ऐसे करते करते हमने सारे जो हमारे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो सारा हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अंदर आता है। फिर हम पढ़ते हैं लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस। लॉन्गेस्ट कॉमन सीक्वेंस क्या होती है, एक क्लासिक प्रॉब्लम होती है जो हम कंप्यूटर साइंस में यूज करते हैं। ये क्या करता है कि लॉन्गेस्ट सीक्वेंस निकालता है किसी भी दो गिवन सीक्वेंसेस के बीच में, कौन से दो सीक्वेंस है उनके बीच में कौन सी लॉन्गेस्ट सीक्वेंस होगी वो कैलकुलेट कर देती है। ये क्या बताती है कि ना हो सकता है जो बहुत सारे ऑर्डर है ना वो सीक्वेंस में तो हो बट कॉन्टिन्यूअस ना हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो कॉन्टिन्यूअस होंगे, बट हाँ वो अपने सीक्वेंस में तो होंगे। कहाँ कहाँ यूज करते हैं, हम जीन सीक्वेंसिंग डाटा में इसको यूज करते हैं, और जब हमें ऑथर ऑथेंटिकेशन करनी होती है ना मोबाइल फोन्स वगैरह में, तब हम इसको यूज करते हैं। अब हम पढ़ते हैं ग्रीडी एल्गोरिदम। ग्रीडी एल्गोरिदम क्या होती है, एक ऐसी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक होती है जिसके अंदर हम ना बेस्ट ऑप्शन निकालते हैं, बेस्ट सॉल्यूशन निकालते हैं, बट उस मूवमेंट के लिए ही वो बेस्ट होता है। ये ओवरऑल बेस्ट हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन की गारंटी नहीं देता। इसके अंदर प्रॉपर्टीज क्या होती है, हमारे पास 2 सेट होते हैं, मान लो 1 सेट, तो एक सेट के अंदर चूजन आइटम होती है और एक के अंदर रिजेक्टेड आइटम आते हैं। मतलब ऑप्टिमल सॉल्यूशन इसलिए निकालता है, क्या करता है, बेस्ट लोकल चॉइसेस निकालता है जो ऑप्टिमल भी होती है, फिजिबल भी होती है, एक सर्टेन टाइम के लिए, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए नहीं होती, एक सर्टेन टाइम के लिए ऑप्टिमल होती है। थर्ड, अगर हम इसकी एप्लीकेशंस की बात करें तो इसके अंदर काफी सारी एप्लीकेशंस आ जाती हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या होती है हमारे पास, फाइंडिंग शॉर्टेस्ट पाथ, जब हमें शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना होता है। सेकंड होती है मिनिमम स्पैनिंग ट्री, और मिनिमम स्पैनिंग ट्री में हमें पता है प्रिम्स और क्रूशियल पढ़ते हैं। मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होती है, अगर हमारे पास एजेस हमारे पास n है तो उसकी जो नोड्स होंगी वो हमेशा n-1 मतलब उससे कम होती है। तो ये मिनिमम स्पैनिंग ट्री में आता है कि एक या तो वो साइकिल फॉर्म ना करे पर एक उसके एजेस इस वे में हो। जॉब सीक्वेंसेस में हम इसको यूज करते हैं और नैपसैक प्रॉब्लम में इसको बहुत ज्यादा एडवांटेज रोल प्ले हम करते हैं। इसकी डिसएडवांटेज क्या होती है, क्योंकि हमें पता है जो ये बहुत ज्यादा डाटा होता है, बहुत डिसीजन होता है ना, वो ब्रॉडर कॉन्सेप्ट के ऊपर नहीं होता। तो ये जो हमें सोल्यूशन देगी ना वो मौजूद एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, हमें लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो ऑप्टिमल सोल्यूशन है वो प्रोवाइड नहीं करता। तो जो ऑप्टिमल ग्रेडी एल्गोरिदम के अंदर जो हम सॉल्यूशंस पढ़ते हैं वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, बट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए हमें देता है। अब इसके अंदर स्टेप्स की अगर हम बात करें तो ये सबसे पहले एक ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर फाइंड करता है, उसके बाद एक रिकर्सिव प्रॉब्लम बताता है और ये दिखाता है कि वो ग्रेडी चॉइस के अंदर आ रही है या नहीं आ रही है। फिर उसको प्रूव करता है कि क्या वो सेफ है, हमें ग्रेडी चॉइस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। उसके बाद उस ग्रेडी एल्गोरिदम को एक आइटरेटिव एल्गोरिदम में कन्वर्ट कर देता है। अब हमने अपने डायनेमिक में 3 हमारे जो थे वो एलिमेंट्स पढ़े थे, इसके अंदर हम 2 एलिमेंट्स पढ़ते हैं, ग्रेडी चॉइस प्रॉपर्टी और एक ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर। अगर ग्रेडी चॉइस प्रॉपर्टी की बात करें तो ये फर्स्ट हमारा की इंग्रेडिएंट है जो हमारे ग्रेडी एल्गोरिदम के अंदर हम पढ़ते हैं। ये करता है, ये ग्लोबल ऑप्टिमल से क्या करता है, एक लोकल बहुत सारे सॉल्यूशंस को प्रोवाइड कर देता है। ये चॉइस करता है कि कैसे हम बेस्ट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं विदाउट कंसीडर द सब प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये क्या करता है, एक अच्छा सॉल्यूशन निकाल देता है। ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर क्या होता है, एक बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम से हम कैसे छोटी छोटी सब प्रॉब्लम्स निकाल देते हैं और हम एक अच्छा ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी प्रोवाइड उससे कर सकते हैं। तो ये क्या करता है, ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर निकालता है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालता है बाय यूजिंग सॉर्ट। तो ये दोनों एप्लीकेशंस होते हैं डायनेमिक में भी और ग्रेडी अप्रोच के अंदर भी। अब हमें पता है ग्रेडी और डायनेमिक दोनों ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर प्रॉपर्टी एक्सिबिट करती है, मतलब दोनों जो ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी उसको यूज करती है। तो अगर इन दोनों के बीच को दोनों अंडरस्टैंड करने दोनों प्रॉपर्टी को, तो हम इसके ना 2 वेरिएंट मतलब क्लासिकल ऑप्टिमाइजेशन में 2 वेरिएंट्स को पढ़ते हैं, विच इज नैपसैक प्रॉब्लम। जो हमारे नैपसैक प्रॉब्लम है ना वो बहुत ज्यादा एडवांटेज हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि इसमें 2 ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स आते हैं, एक 0-1 नैपसैक प्रॉब्लम, एक फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम। जो 0-1 नैपसैक प्रॉब्लम क्या होती है, इसके अंदर ना हम एग्जांपल लेके चलते हैं कि हमारे पास एक थीफ है। तो इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास एक थीफ होता है जो एक स्टोर के अंदर जाता है और n नंबर ऑफ आइटम्स को चोरी करता है। अब वो जो n नंबर ऑफ आइटम्स है ना उनकी जो वर्थ होती है वो VI डॉलर्स है, उनको जो वेट है वो WI पाउंड है। तो ना अब उसको क्या करना है, उसको पास ना 2 ही प्रोबेबिलिटी है 0-1 नैपसैक में कि या तो वो टेक इट करेगा या वो लीव इट करेगा। जो उसकी टेक इट की वैल्यू होगी ना वो हमेशा 1 होगी और लीव इट की वैल्यू 0 होगी। तो उसके पास प्रोबेबिलिटी है कि या तो वो पूरी चीज ले आइटम ले या वो पूरी चीज ना ले।
तो उसके अंदर कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं हो जाता। बट फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम में क्या हो जाता है, इसके अंदर भी पूरा सेटअप सेम होता है इसके अंदर, बट क्या करते हैं थीफ ना फ्रैक्शन में चीजें ले सकता है। इसके अंदर कोई 0-1 का कॉन्सेप्ट नहीं होता, इसके अंदर वो जो थीफ है वो फ्रैक्शन में चीजें ले सकता है, मतलब आधी ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई एग्जाम्पल ले, मान लो हमारे पास नंबर ऑफ आइटम्स 3 है और जो नैपसैक है मतलब जो उसके पास मान लो एक सैक है, उसके अंदर जो पूरा आइटम का वेट होना चाहिए ना वो पूरा 50 पाउंड होना चाहिए, 50 पाउंड से एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो हमें अब 0-1 एग्जाम्पल के लिए हमें ऐसे लेना है कि जो उसका जो 50 है ना उससे ज्यादा एक्सीड ना करे वेट। तो वो ऐसे लेगा कि या तो वो फुल आइटम को लेगा या फुल आइटम को नहीं लेगा। तो 0-1 नैपसैक में तो ये हो जाता है। बट फ्रैक्शनल नैपसैक में क्या होगा, वो फ्रैक्शन में चीजें लेगा। मान लो 60 रुपीज की थी, 100 रुपीज की थी, तो वो ऐसे लेगा कि जो हमारे पास कॉस्ट आए उसकी वो मैक्सिमम आए, लेकिन जो उसका वेट होगा वो 50 पाउंड से ज्यादा ना हो। तो यह आ सकता है सारा हमारा 0-1 नैपसैक प्रॉब्लम है और फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम में। अब सेकंड जो हमारा आगे में इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो होता है एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम। अब एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम में क्या पढ़ेंगे, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है जो हमारी ग्रीडी एल्गोरिथम के अंदर आती है। इसके अंदर क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्टिविटीज करना, लेकिन वो जो बहुत सारी एक्टिविटीज है ना वो एक दूसरे पे ओवरलैप ना करे। मतलब हर एक एक्टिविटी का जो एक टाइम पीरियड स्पेसिफाइड है उस स्पेसिफाइड टाइम में कोई और एक्टिविटी उसके अंदर ना पाए। तो स्टार्ट से फिनिश टाइम तक हम यही देखते हैं। इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है O(n) log n, और जिसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो है O(n). तो ये मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है जो हम एज ए ओवरलैपिंग को अवॉइड करने के लिए यूज करते हैं। तो जो एक एक्टिविटी होती है उसका एक स्टार्ट टाइम होता है, फिनिश टाइम होता है। जो स्टार्टिंग टाइम होना वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, और जो फिनिश टाइम से वो हमेशा कम होना चाहिए और लेस देन होना चाहिए इनफाइनाइट से। तो ऐसे तो काम करता है। जैसे कोई एग्जांपल है हमारे पास ये, अब हम ये देखना है कि जो हमारा स्टार्टिंग टाइम है ना और जो हमारा फाइनल टाइम है, जो नेक्स्ट का जो फाइनल टाइम होगा ना वो हमेशा से ज्यादा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास कोई टाइम है, उसका फर्स्ट का स्टार्टिंग टाइम है 1 और दूसरे का जो उसका स्टार्टिंग टाइम तो ये इसका 1 है और उसका जो फिनिश टाइम है वो उसका 5 है। तो नेक्स्ट वाली एक्टिविटी का जो फिनिश टाइम होना चाहिए वो हमेशा 6 होना चाहिए। ये कुछ भी हो सकता है, मान लो 7 है तो इसका जो नेक्स्ट क्या है वो उससे एक ज्यादा होना चाहिए, उसके इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऐसे हम इसके एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम में इसको यूज करते हैं। जैसे इसका अगर हमें इसकी टाइम टेबल बनानी हो तो हम इसके जैसे बना ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे बनाना है। तो इसमें जैसे 1 to 4 है तो 1 to 4 तक का एक टाइम स्पेसिफाइड हो गया, फिर हो गया 3 to 5। अब 3 to 5 में ये ओवरलैपिंग कर देगा तो हम इसको नहीं ले सकते, तो ये नहीं होगा, नेक्स्ट वाला भी नहीं होगा, फिर ये तो फोर्थ वाली जो एक्टिविटी है फिर वो हो जाएगी 4 से लेके 7 तक। तो ऐसे ऐसे करके हम एक एक्टिविटी हमारी प्रॉब्लम सोल्यूशन बना सकते हैं, और जिसकी पूरी प्रोबेबिलिटी होगी, पूरी कंपैटिबिलिटी होगी वो हो जाएगी A1 की, A4 की, A8 की और A11 की। तो ये सारी एक्टिविटीज होंगी जो बहुत ज्यादा कंपैटिबल होगी एक दूसरे से। अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज हमिंग कोड। हमिंग कोड क्या होती है, ग्रीडी टेक्निक में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। क्या करती है, लॉसलेस डाटा कंप्रेशन एल्गोरिथम बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसकी डाटा कई बार क्या होता है, हमारा जो डाटा होता है ना उसका जो साइज होता है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो उस डाटा के साइज को कम करने के लिए हम हमिंग कोड को यूज करते हैं। ये क्या होता है, इसका आइडिया क्या होता है, ये वेरिएबल जो साइज इनपुट होता है उनका कैरेक्टर को डिपेंड करता है और उनको डिटरमाइन करवाता है। ये क्या करता है, जो उसका जो इमेजेस होती है ना उनको JPEG की फॉर्म में कन्वर्ट करता है, MPEG-2 के फॉर्म में। तो ये सब फॉर्म्स वो यूज करता है। ये क्या करता है, जो प्रीफिक्स कोड्स होती है ना उन कोड्स को असाइन करता है, और जो एक बार एक कोड जो जिसको असाइन हो चुका है वो दोबारा किसी को असाइन नहीं हो सकता। मतलब इसके अंदर नो एम्बिग्यूटी होती है। नो एम्बिग्यूटी का मतलब नॉन रिपीटिवनेस। नॉन रिपीटिवनेस मतलब कि एक चीज दोबारा रिपीट नहीं हो सकती। इसके अंदर ना दो मेन इसके पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट इसका क्या होता है कि ये ना एक हॉफमैन ट्री बनाता है, जो भी इसको इनपुट करेक्टर हम देते हैं, और उन इनपुट करेक्टर को वो ट्रेवर्स करता है और असाइन करता है हर एक करेक्टर को एक बार। और ये जो सारा काम होता है वो बॉटम अप मैनर पे चलता है। इसके ना 3 प्रॉपर्टीज होती है, प्रीफिक्स, ऑप्टिमैलिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी। और प्रीफिक्स क्या होता है, ये यूनिक डिकोडेबिलिटी होती है, मतलब इसके अंदर नो एम्बिग्यूटी, इसके अंदर कोई भी रिपीटिवनेस नहीं हो सकती। और सेकंड होता है हमारे पास हमारी ऑप्टिमैलिटी। ऑप्टिमैलिटी मतलब स्मॉलेस्ट पॉसिबल एवरेज कोड हम इसको देते हैं ताकि जो हमारा पूरा वो डाटा बने उसका जो साइज बने वो स्मॉल बने, जितना स्मॉल हो सकता है वो। और कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, बिल्ड ऐसा करना है जिसके अंदर एंड कैरेक्टर्स हो। मान लो फॉर एग्जांपल हमारे पास ASCII के अंदर हम कोई कैरेक्टर को बिल्ड कर रहे हैं, तो अगर वो 0 to 17 बिल्ड कर रहे हैं तो उसको अगर 7 बिट्स को भी डिफाइन करना है तो उसके अंदर हम 7 बार 1 लिख देंगे। तो ये ऐसे तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। अगर कोई एग्जांपल हम डिफाइन करेंगे कैसे हम ये हॉफमैन कोड एक्सप्लेन कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे हमें कोई एग्जांपल दे रखा है जिसके अंदर ना हमारे पास बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। अब इन कैरेक्टर्स में मान लो हमारे पास एक कैरेक्टर है और एक कैरेक्टर को हमें 3 बिट असाइन किया है। तो मान लो हमारे पास 100 कैरेक्टर है तो हम कितनी बिट उसको असाइन करेंगे, 300 बिट। तो इसको ना हमें ऐसे शो करना है कि हमें जो बिट्स हम शो करें ना वो हमेशा मिनिमम हो, मिनिमम से मिनिमम बिट्स हम उसको शो करें। फॉर एग्जाम्पल हमें बहुत सारी बिट्स दे रखी हैं, तो ना हमने इसका हॉफमैन कोड बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले ना हम शुरू करेंगे सबसे स्मॉलेस्ट बिट से। मान लो हमारे पास A की वैल्यू 50 है, B की वैल्यू 10 है, C की वैल्यू 30 है,
डी की वैल्यू 5 है, ई की वैल्यू 3 है और एफ की वैल्यू हमारे पास 2 है। अगर इसकी हेल्प से हम एक हॉफमैन कोड बनाना तो वो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले जो हमारे सबसे छोटी वैल्यूज से शुरू करेंगे। हमारी सबसे छोटी वैल्यूज क्या है? ये 2 हैं। तो हम जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेंगे। मान लो हमारे पास एफ है 2 है और ई की वैल्यू क्या है? हमारे पास 3 है। अब इन दोनों का सम कर देंगे। इन दोनों का सम करके हमारे पास क्या आएगा? 5 आएगा। और 5 हमें पता है हमारे पास एक 5 भी है और 5 की वैल्यू क्या है? डी है। तो हम उसकी जो सेम होती है ना उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेंगे। तो हम यहाँ पे उसको लिख लेंगे डी को, जिसकी वैल्यू 5 है। दोबारा इसका सम कर लेंगे। 5 + 5 10 हो जाता है। अब 10 हमारे पास है 10 भी हमारे पास है। तो बी को भी हम यहाँ लिख लेंगे विच इज़ 10। दोबारा से बना लेते हैं, एक अच्छी तरीके से बना लेते हैं ताकि जो हमारा वो बन जाए। और हम ये देख रहे हैं हमारे जो सारा काम हो रहा है वो बॉटम अप मैनर में ही हो रहा है, ठीक है। तो जैसे दोबारा से अगर हम देखें एफ ई विच इज़ 2 और 3, इन दोनों का सम किया तो हमारे पास 5 आया था। 5 भी हमारे पास था एक डी, जिसको हमने दोबारा से सम किया तो हमारे पास 10 आया था। अब 10 भी हमारे पास था जिसकी वैल्यू बी थी। अब 10 को सम करेंगे तो हमारे पास 20 आएगा। अब 20 तो हमारे पास है नहीं, लेकिन 20 से एक जस्ट बड़ी हमारे पास है विच इज़ सी 30। तो हम क्या करेंगे? इसको राइट हैंड साइड में लिख देंगे 30 को, जो हमारी थी सी। अब इन दोनों का अगर हम सम करेंगे विच इज़ 50, तो 50-50 एक और है हमारे पास ए। तो 50-50 का जब हमने सम किया तो हमारे पास 100 आ जाएगा। तो ये क्या शो करता है कि जो हमारा जो पूरा हॉफमैन कोड बनेगा ना, ये पूरा बॉटम अप मैनर में बनेगा। अब इन बॉटम अप मैनर में जो हमने कोड बनाया ना, इसको हम ना वैल्यूज असाइन करेंगे। वैल्यूज किस वे में असाइन करेंगे? तो अब हम क्या करेंगे? जो हम क्या करते हैं, अब इसको ना 0-1 बिट असाइन करते हैं। या तो हम लेफ्ट हैंड साइड में सारी 0 बिट प्रोवाइड करते हैं या राइट हैंड साइड में सारी 1 प्रोवाइड कर दिया, वाइस वर्सा कुछ भी कर सकते हैं। मान लो हमने सारी लेफ्ट हैंड साइड को 0 दे दिया, इसको 0 दे दिया, फिर इसको 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 और इसको, सारी राइट हैंड साइड वाली को 1 1 1 और 1। इसके बाद ये बिट्स असाइन करने के बाद हम क्या करते हैं? हम ये देखते हैं कि उस पर्टिकुलर बिट मतलब ए तक जाने के लिए हमें कितनी बिट लग रही है। उसकी वैल्यू 5 थी और उस बिट तक जाने के लिए हमें 1 बिट लग रही है, फिर उसके तक 3, फिर उसके तक 2 4। इन सबको ऐड करके हमारे पास टोटल बिट आ जाती है 185। उसके बाद हर एक करेक्टर की कितनी बिट लग रही है उसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी 1.85 टोटल बिट करेक्टर लग रही है कि हर एक बिट को इतनी करेक्टर लगेगी। आगे जो हम हमारा टॉपिक पढ़ेंगे विच इज़ ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम क्या होते हैं? ये भी क्लासिकल ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है जो हम कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं? हम इसमें व्हीकल रूटिंग करते हैं, लॉजिस्टिक करते हैं, प्लानिंग शेड्यूलिंग करते हैं। इसके अंदर क्या होता है? एक सेल्समैन होता है जो अपनी एक सिटी को एक बार तो एग्जैक्टली वंस विजिट करेगा ही। और वो क्या करेगा? हर एक सिटी को एक बार विजिट करने के बाद अपनी जो स्टार्टिंग नोड थी उस पर वापस आ जाएगा। मतलब अपनी स्टार्टिंग वाली जो उसकी वो थी पोजीशन थी उस पर वापस आ जाएगा। मतलब स्टार्ट से गोल तक जाने पे वो अपनी स्टार्टिंग वाली नोट पे वापस आ जाएगा सारे गोल को डिस्कवर करने के बाद। जो सेल्समैन होता है ना, अब वो रूट कैसे प्लान करता है वो हम देखेंगे। इसके अंदर क्या होता है? हमें बहुत सारी सिटीज़ दे रखी होती है और उनके बीच का डिस्टेंस दे रखा होता है। अब इस सिटीज़ और डिस्टेंस को हम बोलते हैं वर्टेक्स और एज। जो सिटीज़ होते हैं उनको बोलते हैं वर्टेक्स और उनके बीच का जो वेट होता है, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उनको बोलते हैं एजेस। तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम इसके अंदर क्या करते हैं? एक तो रूट प्लानिंग करते हैं कि कैसे तो रूट स्टार्ट होगा और कैसे रूट एंड होगा। ये रूट स्टार्ट और एंड को हम बोलते हैं सोर्स से जाना डेस्टिनेशन तक। सोर्स से डेस्टिनेशन जाने की क्या वर्किंग होती है वो अगर हम देखें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले चेक करेंगे हर एक पॉसिबल लेंथ के रूट को। उसके बाद जो शॉर्टर लेंथ होगा ना उसको कवर करेंगे और हमें ऐसे कवर करना है लेंथ को कि जो हमें कॉस्ट लगे वो मिनिमम लगे किसी भी रूट को कवर करने के लिए। और ये जो सारा पूरा जो हम सोर्स यूज़ करते हैं, जो वेज प्रॉपर यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं ब्रूट फोर्स। जो ब्रूट फोर्स होता है वो एक इसका एल्गोरिदम है और इसका जो ग्राफ बनता है हमारी ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम का वो बनता है लाइक दिस कि हमें जाने से तो बट हमारा जो ग्राफ आता है वो इस वे में आ जाता है। थोड़ा हम एक एग्जांपल लें कि हमारे पास बहुत सारे रूट्स हैं। मान लो हमें H1 से लेके H8 तक जाना है। H1 हमारा सोर्स है और H8 हमारा गोल है। अब हमें H1 से H8 तक हम एक टेबल बना देंगे जिसमें ना हम सारे डायगोनल एलिमेंट्स को 0 कर देंगे। क्यों 0 कर देंगे? क्योंकि जो हम खुद से H1 से H1 तक जा रहे हैं तो कोई डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा तो 0। अगर H1 H2 तक जा रहा है और उसके बीच में हमें कोई लिंक नहीं दिखाया तो जो डिस्टेंस हो जाएगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा। ऐसे ऐसे करके हम ये टेबल एस्टैब्लिश कर लेंगे और जो डिस्टेंस जिसके बीच में होगा वो उसकी डिस्टेंस उसकी टेबल में लिखी हुई है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो ऐसे ऐसे करके हम मिनिमम डिस्टेंस निकाल लेंगे और ऐसे जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो सारे 0 हो जाएंगे, इनफाइनाइट हो जाएंगे जिनके बीच में कोई रूट नहीं है। उसके बाद इवेल्युएट कर लेंगे और सबसे जो उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होंगे उनको सर्कल कर लेंगे। उसके बाद मिनिमम कॉस्ट को इवेल्युएट कर लेंगे, सबको ऐड करके ऐसे हमारे पास इसके आंसर आ जाता है। फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है उसकी O(n)² log n और इसके बेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है O(n).